सबसे मुश्किल सब्जेक्ट सीए में कौन सा है? मुझे सबसे मुश्किल जो पढ़ने में लगा था ना, मुझे प्रॉब्लम थ्योरी के सब्जेक्ट करते थे। उसमें भी थ्योरी में जैसे लॉ जो मैंने पढ़ा था ना, कॉर्पोरेट लॉ, उसने मुझे लत मार दी। कॉर्पोरेट लॉज। सर इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन एज वेल। सर की बाइकिंग एडवेंचर, साइकिलिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट के तो सर मेरी तरह बिल्कुल शदाई हैं। मैंने रैकेट स्पोर्ट को ज़्यादा कर रखा है। बैडमिंटन बहुत खेली, अच्छी खेली, टेबल टेनिस बहुत खेली, अच्छी खेली। और मतलब मैं भी दो स्पोर्ट मेंशन नहीं कर सका। साइकिल मुझे उसका शौक है, वो भी मैंने रखी, वो भी कोई नहीं, मैं वो भी करता हूँ फिटनेस के लिए। मैं जिम जाता हूँ, कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का, और एक स्कर्दू तक बाइक पे गया। वो लोगों को बताता हूँ, हैरान होते हैं यार कि यार स्कर्दू, वो भी अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी है 2 साल पुरानी बात है, स्कर्दू गया हुआ था। वेरी इंप्रेसिव सर, वेरी इंप्रेसिव। तो वेल वो बस जहाँ मौका मिले। और मज़े की बात ये कि दोनों ट्रिप जो मैंने बाइक की थी, मैंने अपने बेटे के साथ की थी। कोई इस तरह की बात किसी स्टूडेंट या ट्रेनर ने की हो जिसको सुनकर आप एकदम सरप्राइज हो गए हैं? मुझे अभी आने से पहले यहाँ से मैं जो 10 मिनट लेट हो गए, मेरी स्टूडेंट थी, वो मुझे मिलने आई थी। उनको मैं 2 सब्जेक्ट मुझसे पढ़ लिए हैं, तो वो कहते सर मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ आज। उसने मुझसे टाइम लिया था मिलना है, तो मैंने उसको फिर एंड में उठने लगा तो 5 मिनट और चाहिए। सवाल सारा पूछ लिए, किस लिए जी? सर आपका शुक्रिया अदा करना था। तो उसने जनाब फिर एक गिफ्ट निकाला, फिर दूसरा गिफ्ट निकाला, गिफ्ट। और जब सबसे खूबसूरत मुझे गिफ्ट्स का लगा कि बिल्कुल एक उसने डायरी मुझे दी है, जिसपे उसने मेरी पिक्चर वो करवाई हुई है, लेज़र कटिंग से प्रिंट हुई हुई है, और नीचे उसने पूरा एक मैसेज थैंक यू का लिखा हुआ है। तो मतलब इस तरह की चीज़ होती है जो बात टच कर जाती है। दे टच यू बिल्कुल। कि यार ये मतलब बच्चों के इस तरह के कमेंट्स और इनके कॉम्प्लीमेंट्स हो जाते हैं। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Beyond the Surface. I hope you all are doing well. Back to you with another episode. आज मेरे गेस्ट हैं सर अदनान रशीद। सर अदनान रशीद इज़ अ वेरी डाइवर्स प्रोफेशनल। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि मैं किस लेवल पे ये बात करना चाह रहा हूँ कि सर एज अ प्रैक्टिसिंग मेंबर इज परसूइंग द प्रोफेशन ऑफ ऑडिट एंड एडवाइजरी, लेकिन व्हेन ही टीचेस वो ज़्यादा फ्रेमवर्क के अलावा जो सब्जेक्ट्स चलते हैं, BFD, मैक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो टीच कर रहे होते हैं। तो सर इज़ वन ऑफ द रेयर प्रोफेशनल्स इन आवर प्रोफेशन हु हैज़ अ knack for everything. He's basically one of those guys who has it all figured out with himself. So I'm not only talking about academics, I'm also talking about the sports side of things. Sir के साथ, as I will dilate upon further, sir is a very good sportsman as well. Sir की biking adventures, cycling, badminton, football और cricket के तो sir मेरी तरह बिल्कुल शदाई हैं। So we'll discuss this further, and I'm very excited for this podcast. As far as his academic credentials are concerned, sir has been in the teaching profession for over 25 years with multiple gold medals and certificates with himself as a testament of his excellence as a teacher. Or with that being said, I'd like to welcome sir. Sir, welcome to the show. Honestly, humbled to have you with me. Assalamu alaikum to you, and assalamu alaikum everyone, and I'm very grateful for the opportunity that you have offered. तो सर कैसा जा रहा है आपका दिन so far? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। अल्लाह का बड़ा एहसान है। जितना मतलब हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि अगर आप वाकई ही अपने सराउंडिंग में देखें तो अल्लाह ताला आपको शुक्र के इतने मौके देता है, तो मतलब फॉर एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। So, sir, how I normally start my podcast is the first question I ask my honorable guests is that there is a certain way that we know them, their academic credentials, their professional credentials. Lekin there is more to that than they normally identify as. मतलब, how would you define yourself, sir? आपने अगर कभी अपना तारुफ करवाना हो, आप किन अल्फाज में अपना तारुफ करवाएंगे? अगर मैं अपने तारुफ की बात करूं, मैं थोड़ा सा अपना बात, बल्कि मैं एक बच्चे के क्वेश्चन से मुझे याद आया कि मैं अपना तारुफ अगर उस क्वेश्चन सुनूं, मुझे भी कुछ दिन पुरानी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। एग्जैक्टली जिस आपने अभी तारुफ में माशाल्लाह इतनी मेरे बारे में बातें की, ऑडियंस विल नो कि कितनी, किस हद तक उनमें सच्चाई और किस हद तक उनमें एग्जैजरेशन है। लेकिन वही बच्चे ने सवाल पूछा मुझसे कि सर आप किस तरह इंश्योर करते हैं कि आपको हम टीचिंग में देखते हैं, मेरा क्लासरूम स्टूडेंट था, आप टीचिंग में देखते हैं तो यू आर सच एन आउटस्टैंडिंग टीचर, इतने रेनाउन टीचर हैं। आपको हम प्रोफेशन में देखते हैं तो आप एक बड़ी फर्म के पार्टनर हैं, और हम वही बात आपने कि स्पोर्ट्स में भी आ गए, तो हाउ डू यू एक्सेल इन एवरीथिंग यू डू? आपकी क्या ऐसी हैबिट्स हैं, ट्रेड्स हैं जिनको आप, जिनकी वजह से आप ये इन एरियाज में सक्सेस करें? तो मैंने उस बेटे को दो तीन बातें सोची। मैंने कहा बेटा, मुझे एक बचपन से जो एक कह लें कि जो आदतें मैंने बनाई हुई हैं चीज़ों को, अगर मैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी के मैंने ट्रेड कुछ बनाए हुए, एक तो मैं कोशिश करता हूँ मैं डिसिप्लिन रहूँ, चीज़ों को मैं प्रायोरिटाइज करूँ, डिसिप्लिन के साथ चलूँ। और एक बहुत अहम बात जो हमने छोड़ दी हुई है, जो कि आप अपना इमेज लोगों की नज़र में क्या कैरी करना चाहते हो, उस पर काम करें।
तो मुझे लगता है कि मैंने एक अपना जो इमेज लोगों की नज़र में बनाने की कोशिश करता हूँ, और बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है मैं किस हद तक उसमें कामयाब हूँ, अपनी एफर्ट जो करता हूँ कि पीपल नो मी एज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। यार ये सच बोलता है, गलत बात नहीं करता। दे नो मी एज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, कि भाई ये असूलों पे चलता है। और बल्कि मुझे एक बड़ा अजीब से मेरी लाइफ में वाकया हुआ, किसी बच्चे ने मुझसे एक ऐसी कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन उसकी अंडरस्टैंडिंग थी जिसमें इंप्रेशन लगा, उसने मुझे दिया कि सर आपने मुझे गलत बयानी की। और ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि ऐसा कतन हुआ नहीं था। क्योंकि मेरी सारी एफर्ट ये होती है कि यार मुझे कोई मुंह पे ये ना कहे कि मैंने गलत बयानी किया है। मैं अब अक्सर वो कहता हूँ मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं गलत नहीं बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा तो सही बोलूंगा, हाँ अदरवाइज आई विल स्टे साइलेंट। साइलेंस ओवर टेलिंग समथिंग रॉन्ग आई एग्री तो मैं मेरी कोशिश ये है, तो मैं जो अगर बात करूँ तो मैं एक डिसिप्लिन और एक ऑनेस्ट और एक मैन ऑफ प्रिंसिपल इंटीग्रिटी के तौर पे अपने आप को बनाने की और कैरी करने की कोशिश करता हूँ। लोग इसको कैसे लेते हैं ये सर आई एम श्योर दे एग्री विद व्हाट यू हैव प्रॉफर्ड और सर मेरा ये ख्याल है आई थिंक जो आपने पॉइंट्स अभी फरमाए हैं आई थिंक दिस इज द क्रक्स ऑफ लाइफ दिस इज समथिंग एवरीबडी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशन शुड सीक टू अकॉम्प्लिश तो आई माई सेल्फ वेरी एक्टिवली ट्राई बल्कि मैं अगर इस पर थोड़ा और बिल्ड ऑन करूँ तो सर करंट जनरेशन में पीपल नॉर्मली बिलीव के एवरी वन हैज़ टू एक्सेप्ट देम फॉर वॉट दे आर हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं किसी को मेरे से मसला है तो वो उसका प्रॉब्लम है and I personally feel that this is not the correct approach towards life people should actively work on their image their impression बल्कि इमेज में एक और बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको मैंने इमेज अभी बोला है तो मैं फर्म में एक दफ़ा था तो मेरे बॉस मुझे लगा मेरे से शायद वो नाखुश है उनका को मेरे से गिला है तो मैं जाके उनको कहा सर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं कहते नहीं तुझे क्यों लगा है तो मैंने कहा सर आई समटाइम्स फील कि मेरा इमेज आपके माइंड में उन्होंने इमेज के ऊपर ही मुझे काटा और कहते हैं मेरा गल सुन इमेज होता है एक्टर संदा तू मर देगा मर्दा दा इंप्रेशन होता है मैंने कहा सर मेरा इंप्रेशन मुझे कभी कभी लगता है आपके माइंड में इट्स नॉट वेरी पॉजिटिव तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि देयर इज नथिंग ऑफ द लाइक्स तो आई करेक्ट माई सेल्फ इम्प्रेशन समटाइम्स इट डज मैटर बिकॉज यू रिप्रेजेंटिंग मोर देन योर सेल्फ मैटर्स अ लॉट। मैंने उस बच्चे इसी बच्चे की बात को मैं कंक्लूड करूँ, इसको रिमार्क मैंने इस बच्चे के बाद कंक्लूड कर दी। मैंने कहा बेटा हमारा ये ना कि भाई दूसरे क्या सोचते हैं, आई डोंट केयर, ये आई डोंट केयर वाला वर्ड ना बड़ा हमारा समहाउ माशरे में यंग जनरेशन बहुत एक कॉमन हो बज़वर्ड गया। बन गया बस बिल्कुल वर्ड हाँ बन गया, आई डोंट केयर, यार हाँ अगला मेरे बारे में क्या सोचता है। तो मुझे लगता है कि वन शुड केयर। एब्सोल्युटली और सर मैंने उसको फिर उसको रिलेट किया, मैंने कहा यार मैं अगर जितना मेरा बड़ा लिमिटेड नॉलेज है कोशिश करता हूँ मजहब की कुछ बेसिक जो हमारी प्रैक्टिस उनको मैं लेकर चलूँ साथ, और बड़ा कुछ ना कहीं से नॉलेज भी लेने की कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको मजहब से अपने लिंक करूँ तो मुझे लगता है ये मेरी रिलीजियस ड्यूटी है कि मैं अपना इमेज लोगों की नज़र में मेंटेन करूँ। क्योंकि अगर आपको पता हो तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि भाई तुम्हारा जनाजा पढ़ा जाए तो जिसके जनाजे में इतने लोग नेक नियति से शामिल हो गए, नंबर नहीं मैं बोलता, वो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। एब्सोल्युटली तो सर नेक नियति से लोग आपके जनाजे में कब शामिल होंगे? जब उनका इंप्रेशन जब उनका इंप्रेशन जब एब्सोल्युटली आपका इंप्रेशन उनकी नजर में बिल्कुल पॉजिटिव है। यस तो आप अगर एब्सोल्युटली केयर ही नहीं करते इंप्रेशन की, तो फिर लोग आपके बारे में पॉजिटिव जब सोचते ही नहीं, तो आपके जनाजे में जाना तो सबने है भाई। एब्सोल्युटली सर वी शुड बी टारगेटिंग दैट कि भाई इसलिए हमें अपना इंप्रेशन अच्छा रखना। ये तो आखिरत की बात है, दुनिया में इसके बहुत फायदे इंप्रेशन अपना बिल्कुल कैरी सर करने के। और मैं इस रेफरेंस से एक बच्चों को जो अपने जूनियर्स को या आपके कॉलेज में जो बच्चे होते हैं या ऑफिस में होते हैं, एक बात बड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार आप इस पे मेहनत किया करें, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और स्पेशली ताल्लुकात को, रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश किया करें। इदारे में जब आप रह रहे हैं किसी इदारे में, तब तो आप शायद किसी से बहस करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, आर्गू करना चाहते हैं, सोच पा लीजिए। लेकिन जब किसी इदारे से जा रहे हैं तो रिलेशनशिप को मेंटेन करके जाइए, मेक वो श्योर छोटी गुड सी टर्म्स पे वर्ड जा है, रहे हैं गुड टर्म्स पे जाएं, बिल्कुल फिर गिले शिकवे नहीं करते। हमारे यहाँ पे उल्टा होता है, जब जा रहे होते हैं तो सब मुंह पे मार के जाते सब हैं मुंह पे मार के जाते हैं सब चीजें। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे मैंने रिसेंटली इस तरह का एक बिल्कुल एपिसोड इनकाउंटर किया इन माय प्रोफेशनल सराउंडिंग्स तो सर हाउ वाज द जर्नी ऑफ सीए फॉर यू क्या आप स्टार्ट से सीए में आना चाहते थे आपको इसका पता कहाँ से चला और हाउ वाज द एंटायरिटी ऑफ इट फॉर यू अच्छा, सीए का पता तो मुझे बहुत देर से था। मेरी फैमिली में थे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इवन मेरा एल्डर ब्रदर वाज परसुइंग दिस करियर सीए। जब मैंने एफएससी की तो ही वाज ऑलरेडी इनटू बीकॉम, एंड उस जमाने में ये स्ट्रीम चलती थी और उसका सीए का उनका इरादा था पहले से ही। बट मेरा सीए की तरफ कोई इंक्लिनेशन थी नहीं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग आस्क मी तो मेरा किसी भी प्रोफेशन की तरफ कोई इंक्लिनेशन नहीं था। बस आई यूज्ड टू बी अ गुड स्टूडेंट,
और अच्छे स्टूडेंट की तरह उस जमाने में हमारे जो गिनती के जहाँ स्कूल होते थे उनमें एक सेंट्रल मॉडल स्कूल होता था लोअर माल में। हमारे उस जमाने में ना 3 टॉप के स्कूल लाहौर में ज्यादा जिनसे बच्चे निकलते थे टॉपर्स, एक सेंट्रल मॉडल लोअर माल होता था, एक डीपीएस होता था, एक क्रिसेंट होता था और चौथा हम कैथीड्रल भी ऐड कर लेते। ये 4 स्कूल होते थे जिनसे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो क्रीम होती थी लाहौर की इन 4 स्कूलों से पढ़ती थी। तो मैं भी सेंट्रल मॉडल से पढ़ा था, वहां से मैट्रिक किया। माशाल्लाह उसमें लगता है कि बड़े अच्छे उस जमाने के हिसाब से मार्क्स मेरे आए, बड़ा कन्वीनियंटली मैं गवर्नमेंट कॉलेज प्री इंजीनियरिंग में चला गया। सारे दोस्त जा रहे थे तो मैं भी चला गया, प्री इंजीनियरिंग रख ली। अब इंजीनियरिंग कोई पूछे क्यों रखी, तो इंजीनियर बनने का शौक था। तो मेरा आंसर था नहीं, इंजीनियर बनने का शौक नहीं था, बट ये पता था डॉक्टर नहीं बनना। तो डॉक्टर नहीं बनना तो फिर दूसरी ऑप्शन ये पढ़ने वाले बच्चों की ये इंजीनियरिंग होती, मैंने ये रख ली। जब इंजीनियरिंग कर ली तो उसके बाद मैं यूटी पहुंच गया। अब यूटी में मैंने एडमिशन ले लिया मैकेनिकल में। कोई पूछे हाँ जी मैकेनिकल इंजीनियर बनने का शौक था, मैंने कहा नहीं यार शौक तो नहीं था, बस दोस्त जो मेरे अच्छे जो करीबी दोस्त थे वो दाखिला मैकेनिकल में ले रहे, तो मैंने मैकेनिकल में दाखिला ले लिया। मैं शौक नहीं था इंजीनियर बनने का, बस पढ़े थे तो बस दोस्त पढ़े थे, मैं भी चला गया। अब जब यूटी में गया पहुंचा तो वहां पे मुझे थोड़ा सा एक मौका मिला थोड़ा अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने का, यार मैं कहाँ पहुंच गया हूँ और मेरा अगला सफर क्या होगा। इससे पहले मैंने सोचा नहीं था मेरा 5 साल बाद 10 साल बाद मैं कहाँ खड़ा हूँ। वहां पे सामने मुझे टाइम मिला, तो भी समर वेकेशन में। 92 में मैंने एफएससी की, 93 अप्रैल में मेरी यूटी क्लासेस शुरू हुई और जून जुलाई 2-3 महीने यूटी में गुजारने के बाद समर वेकेशन जब आई तो मैं जब घर गया, घर बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार ये मैं जहाँ गया हूँ यहाँ से 5-7 साल बाद मैं कहाँ खड़ा हूँगा। तो क्या वो मेरी डिजायर्ड टारगेट पोजीशन लोकेशन डेजिग्नेशन कुछ चीजें Is it where I want to be? तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब उस जमाने में यूटी के स्टैंडर्ड्स एजुकेशन के स्टडी के इतने कोई बेहतर नहीं थे। और मुझे वहां पे जो लग के मैंने कैलकुलेट की कि मैंने 5 साल में यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन करनी है, 4 साल की ग्रेजुएशन 5 साल में करूंगा। और मुझे जो वहां पे एडवाइजरी मिली है कि 5 सालों में हर साल के 4 साल की एजुकेशन 5 साल में करनी है और हर साल की एजुकेशन के लिए आपको 2 महीने पढ़ना है। तो 2 महीने इंटू 4 साल 8 महीने पढ़ना है मैंने 5 सालों में, एंड आई विल बिकम ग्रेजुएट विद ऑनर्स। यार मैं 5 सालों में सिर्फ 8 महीने मेहनत करूंगा और बाकी 4 साल 4 महीने मैं चिल करूंगा, तो मेरी जिंदगी का बनेगा क्या। वो जो इनपुट होएगा वही आउटपुट निकलेगा ना, व्हाट गोज इन दैट कम्स आउट। तो मैंने कहा मैंने 5 साल में सिर्फ 8 महीने मेहनत करनी है, बाकी सारी जिंदगी के मैंने इस प्राइम टाइम के 4 साल 4 महीने जाया करने। मुझे लगता है मैंने कहा नहीं यार ये दिस इज नॉट प्रोफेशन। तो मुझे तो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसी का रिवॉर्ड मिला है, तो इतनी सी मेहनत का रिवॉर्ड मुझे ठीक नहीं मिलेगा। बस सीधी सी बात है, पढ़ाई कर रहे थे फॉर अ बेटर प्रोफेशनल लाइफ बेटर अर्निंग, यही मकसद था। शौक तो मुझे नहीं था, मैं हमेशा से कहता हूँ पढ़ने। तो फिर मुझे लगा नहीं यार ये प्रोफेशन नहीं, मुझे कोई दूसरी तरफ देखना चाहिए। जब दूसरी तरफ देखा तो इमीडिएटली जो प्रोफेशन जिसको मैं जानता था चैलेंजिंग था बट रिवॉर्डिंग था, दैट वाज सीए। CA. तो बस फिर समर वेकेशन में सीए का फैसला किया, पता लगा कैसे करना चाहिए। पहले मैंने सोचा बीकॉम करना चाहिए, फिर भाई चूंकि इसी प्रोफेशन में, तो उन्होंने कहा यार नई स्कीम आ गई है, अब तुम बीकॉम ना करो, तुम अब इस बीएसी स्कीम के थ्रू आओ। एक टेस्ट दिया समर में, फिर मैंने वो टेस्ट पास कर लिया, एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, पास हो गया। तो साथ ही अनाउंस हो गया जनाब ये फैसला कर लिया जाने हैं कॉलेज जाना। कॉलेज में क्लासेस शुरू होनी थी नवंबर में सीए की हमारी, और रिजल्ट मेरा अगस्त सितंबर में आ गया। तो यूटी की क्लासेस ओपन होगी, मैं कहा चल 2-3 महीने अब वाकई चिल करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अब चिल करते हैं। मैं वाकई फिर यूनिवर्सिटी जाता था और मजे करता था, ना क्लास अटेंड करी, बंक करना, वारागर्दी करनी। दोस्त पूछते क्या हो गया तू, ये बदल गया। मैंने कहा यूनिवर्सिटी करनी ही है इंजीनियरिंग, और तुम्हें सर चिल करना है। Cost time making the most out of it. Scrap जो sale. 2-3 महीने रह गए उनको एंजॉय कर, उसके बाद सीए में आने चले जाना। वो सारे एकदम हैरान उस वक्त, यार सीए तू मतलब सीए क्यों करने जा रहे हैं, वो तो होता नहीं है। यूटी के लोग आने के ख्वाब देखते हैं। मैंने कहा यार देखते होंगे, लेकिन मुझे लगा नहीं कि इट्स वर्थ इट कि मैं यहाँ पे अपने जिंदगी के 5 साल इधर इस जगह इन्वेस्ट करूँ। एटलीस्ट मुझे नहीं लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर रिग्रेटेड दैट। तो बस फिर वहां से फिर नवंबर 93 6 नवंबर 1993 में भी डेट हमें याद है। तो वहां से हमारी पहली क्लास थी, बीएससी बैक 3 कोर्स था, फिर चल नेवर एंडिंग, I see. नेवर लुकिंग बैक। Sir, I understand. मतलब the fact that you remember the date shows how important this event was in shaping you into what you have become, माशाल्लाह. तो सर अब इस एकेडमिक, अच्छा वैसे बाय द वे इसमें आपको कोई पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस था कि इंजीनियरिंग के टुवर्ड्स जाओ, मेडिकल अवॉइड करो? फादर की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी, जस्ट बल्कि मैं अभी मेरा छोटा बेटा ना उस एग्जैक्टली उस एज में है, 8+। मैं अभी उसने अपनी वाइफ से डिस्कस कर दिया, ये अब्दुल्ला जिस एज में है ना, आई लॉस्ट माई फादर एट दिस एज। तो मैं अब इसको देखता हूँ तो मुझे दिल हिल जाता है मेरा, मतलब आई रियली डिडंट नो एट दैट टाइम कि कितना बड़ा लॉस होता है बाप का चले जाना। तो बहरहाल इसलिए फादर वाली साइड तो होगी थी, माइनस मेरी थी नहीं। बड़े भाई थे मुझसे 4 साल बड़े थे, एंड ही वाज ऑलरेडी परसुइंग सीए।
मदर मेरी माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, कंट्रीब्यूट किया हमारी ब्रिंगिंग में। ज़ाहिर बात है, जब फादर नहीं है तो सारी जिम्मेदारी माँ पे है, वालदा पे आ जाती आ है। जाती है। तो माशाल्लाह शी कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। सारी माएँ करती हैं बट मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जैसा मेरा बड़े भाई चार्ट अकाउंट है, मैं चार्ट अकाउंट हूँ, मेरी एक सिस्टर एमफिल है। द अदर, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, आई एम द सेकंड चाइल्ड। मेरे बड़े भाई तकरीबन 12.5 साल के थे, मैं 8 साल, 8.25 साल का था। तो इसलिए जब मैंने फैसला किया मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैंने सीए करना है, तो मेरे घर की तरफ से, इमीडिएट मदर की तरफ से, भाई की तरफ से कोई नहीं कहा ठीक है जो तुम्हारा दिल चाहता है करो। मेरे चचा थे, वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे। जाहिर बात है फादर ना हो तो चचा का रोल फैमिली में इन्फ्लुएंस होता है, तो अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे। उन्होंने कहा यार मेरा दिल चाहता है तू साइंस इंजीनियर बने और डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसा साइंसदान बने। मैं कहती मैं वो वाला साइंस नहीं कहा, इंजीनियर तो मैं बन जाऊंगा लेकिन वो वाला साइंसदान मैं नहीं बन सकता। न्यूक्लियस। तो मुझे लगता है कि मुझे सीए कर लेना चाहिए। फिर उन्होंने कहा यार देख ले तेरे भाई से तो हो नहीं रहा। अच्छा भाई इंटरेस्टिंग नहीं, तो 3-4 दफा फेल हो चुके थे, इंटर के एग्जाम देते थे फेल हो जाते थे। यार उससे भी नहीं हो रहा तो तू उस प्रोफेशन में जाने लगा। मैंने कहा जी उनकी अपनी दौड़ है, मेरी अपनी दौड़ है, मुझे लगता है मैं इंशाल्लाह कर लूंगा। तो मेरा एकेडमिक्स अच्छे हैं, मैं पढ़ता हूँ। मेरे भाई की रूटीन मुझे पता थी, वो मेहनत जरा कम करते थे, कैजुअल रहते थे जरा, मैं स्टूडियस था। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह कर लूंगा। तो उनका ठीक है कोई बात नहीं। इतनी सी रेजिस्टेंस आई थी कि चाचा ने कहा दिल चाहता है मेरा, लेकिन बाकी तेरी मर्जी। वो भी तो फिर मतलब यू अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैनेज्ड एसडी को मतलब फुल सपोर्ट थी फैमिली की तरफ से, अदर राइट। वर्ड्स हैं कि जो करना करो खुश हो। तो सर इस सीए की एकेडमिक जर्नी में फाउंडेशन इंटर फाइनल में कहीं कोई हिकअप आया था आपका, कोई पेपर रुका था आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी भी सब्जेक्ट में कभी फेलियर फेस नहीं किया। वैसे चैलेंजेस आते रहे, हर्डल आते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की, मेरी वाला की दुआएं रही, और मैं कहूँगा अल्लाह ताला ने मुझे एक हिम्मत ये रखी कि मैं विदाउट एनी हर्डल स्ट्रेट अटेम्प्ट में जाता रहा। उस जमाने में आपको पता है, वो आपके वाले साहब बताते होंगे, 4-4 पेपर खुद देने होते थे हमने। एक गया तो सब गए। आ गया तो सब गए। तो जैसे मैं फाइनल में, मेरे कई दोस्त थे बल्कि कैफ में भी, एक गया तो सब गए, इतने ही थे ऐसे गए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी सब्जेक्ट में कभी फेल नहीं हुआ, सारे स्मूथ चलते रहे। चैलेंजेस तो आते रहते हैं स्टडी में, पता है कभी चैलेंज किसी की नस्ल का, कभी किसी नस्ल का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं तमाम चैलेंजेस से सक्सेसफुली निकलता रहा। राइट, माशाल्लाह सर, वेरी इंप्रेसिव। तो सर एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, आप मतलब यूर वन ऑफ द रेयर प्रोफेशनल जिन्होंने प्रोफेशनल लाइफ को एक प्रैक्टिस की फॉर्म में भी अपब्रिंग की है और एक एजुकेशन या ट्रेनिंग की फॉर्म में भी अपब्रिंग की है। तो सर इन दोनों में से क्या चीज़ आपने पहले शुरू की थी? मतलब डिड यू व्हेन यू राइट आफ्टर योर क्वालिफिकेशन डिड यू प्लान कि अब मैं एक एजुकेटर के तौर पे करियर बिगिन करूंगा, या मैं फर्म में करूंगा, या मैं दोनों ही इकट्ठे शुरू करना चाह रहा हूँ? अच्छा ये ना, मतलब ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से सब चीजें थी। जब मैंने सीए किया तो आई हैड नथिंग इन माइंड। मतलब मुझे लगता है जून की टाइम थी जिसमें मैंने, जून 99, जिसमें मैंने सीए क्वालिफाई किया। दिसंबर में मेरे आर्टिकल खत्म हो रहे थे, तो पहली चॉइस इमीडिएटली मेरे सामने एक तो आई ना कि फर्म पर इंडस्ट्री। समहाउ पता नहीं मैंने कोई उस वक्त मुझे फर्म से इमीडिएटली ऑफर आ गई कि प्लीज के यार हमारे साथ कंटिन्यू करना। लेकिन उस वक्त थोड़ा सा ना मैं अजीब सी, उस वक्त हम एज अ स्टूडेंट बड़ी एक इंटरेस्टिंग हरकत कर चुके थे, और मेरा पहला फैसला देखें किस वजह से हुआ। हम फाइनल लेवल की एग्जाम लीव पे थे, और हमारे साथ एक हमारे दोस्त थे बड़े शरारती, स्कूल में कॉलेज में भी हमारे साथ होते थे, ग्रुप में हम पढ़े थे। उन्होंने शरारत शरारत में स्टॉक मार्केट खोल ली। अब हम बैठे थे पढ़े हैं, उन्होंने स्टॉक मार्केट खोली, यार मैं तो लगा लूंगा स्टॉक मार्केट में, शेयर बाय करने लगा। अब हम भी पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ेगा अच्छा यार हम भी कर लेते हैं। और जनाब वो तेरा मॉड्यूल एफ की तैयारी कर रहे हैं, शायद मैंने 8 वीक्स में तैयारी की थी मॉड्यूल एफ की, 8 वीक्स में ये स्टंट भी मारा हुआ था। ये स्टॉक मार्केट में हमने मैं टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव, उन 8 हफ्ते में मॉड्यूल एफ जिस पे लोग रोते हैं वो आपने क्लियर भी कर लिया। 0 टू स्क्रैच से तैयार कर, तो इस बीच में ये स्टंट भी मारा हुआ था हमने स्टॉक मार्केट में। हम उसमें बड़ी टर्म होती बाटे मारते थे शॉर्ट सेलिंग जिसको कहते हैं ना, मतलब जी जी नहीं यार बिल्कुल। कुछ नहीं पता था। अब तो खैर पता है अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामिक चीजें भी सामने, लेकिन उसका कुछ नहीं पता था। स्टूडेंट थे, मजाक मजाक में सब कॉमन प्रैक्टिस थी। तो उसने कहा करते हैं यार, हमने कहा करते हैं। गाइडेंस भी नहीं थी, एक को देख के बंदे को वैसे होता कि मैं भी वैसे करा। जनाब मजे मजे में कोई उस जमाने में 25-30 हजार का नुकसान कर दिया। अब समझ ही ना आया, 25-30 हजार का नुकसान हो गया, और सीए फाइनल के एग्जाम में 25 दिन बाद कहाँ नुकसान भरना कहाँ थे। जैसे मैंने कहा कि फैमिली में इतनी कुछ सपोर्ट किसी को बताया भी नहीं, बताया भी क्या यार। और मुझे लगा था कि मुझे कोई भर भी नहीं पाएगा नुकसान, मेरा किसने भरना फैमिली में, हमारी फैमिली में फाइनेंशियल सोर्सेज होते नहीं थे उस वक्त। मैंने फिर एक दोस्त है मेरा शिवा, बड़ा अच्छा चार्ट अकाउंट है, बड़ा नाइस बंदा है, मैं उससे कहा यार, मुझे पता था ही हैड सम मनी। मैं कहा यार भाई नुकसान हो गया, गड़बड़ होगी। तो उसने यार 25 हजार चाहिए, तो 25 हजार दे ताकि स्कूल से पेपर तो मैं दे सकूं। ये कर्जा उधार गया, तो बस प्रॉमिस
पहली तनख्वाह जरा कर्जा वापस कर दूंगा। तो जनाब उसने मुझे 25,000 ठीक लोन जो लॉस था वो स्टॉक मार्केट का फिल किया, और फिर स्कूल से आया आसरा के यार अब पढ़ ले ध्यान से, अब ध्यान से पढ़ा जाएगा, 2-3 हफ्ते रह के पढ़ लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम एनीवेज कुछ प्लान नहीं था। अब मेरा पहला डिसीजन मैं बताना चाहता, बात के बीच में आ गई, पहला डिसीजन कि मैंने कहाँ जाना है, क्योंकि मैं जब पहला डिसीजन ले रहा हूँ मुझे केपीएमजी में रहना है या इंडस्ट्री में जाना है, मैं डिसीजन क्या सोच के ले रहा हूँ कि मुझे भाई वो कर्जा उतारना है। कर्जा उतारना है यार, जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से जल्दी पैसे कहाँ से आ सकते हैं, वो तो इंडस्ट्री से आ सकते हैं, भाई इंडस्ट्री ज्वाइन कर ले। तो पहला डिसीजन मेरा इस चीज पे था। मैं वो कहता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से था, मुझे अल्लाह ताला ने इंडस्ट्री में धक्का दे दिया, मैं केपीएमजी में नहीं रुका, मैं इंडस्ट्री में चला गया। और वही पहली तनख्वाह से मैंने दोस्त का विद शुक्रिया कर्जा उसको उतारा, तेरी मेहरबानी, तेरी वजह से मेरा सीए भी हो गया था, और ये कर्जा तू ले ले जैसे प्रॉमिस किया था। तो ये पहला मेरा डिसीजन इस वजह से हुआ, मैं इंडस्ट्री में गया। इंडस्ट्री में तकरीबन 5 साल रहा। और इसी दौरान जो मेरे शरारती दोस्त थे, जो इन्होंने मुझे स्टॉक मार्केट का चस्का दिलाया, उनको टीचिंग का शौक भी था। उन्होंने टीचिंग भी शुरू कर दी थी 98 में, साथ साथ सीए का, अच्छा उन्होंने सीए के साथ जीसीसी भी शुरू कर दिया, साथ साथ टीचिंग भी शुरू कर दी। मुझे मतलब मल्टीटास्किंग पसंद नहीं थी सामा उस जमाने में, मैं कहता ये और मैंने अब देखें आप मल्टीटास्किंग ही कर रहे हैं आप इस वक्त। अब कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैं कहता नहीं यार, वन थिंग एट अ टाइम। राइट। अच्छा अभी मैं क्यों कर पा रहा हूँ, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कहता वन थिंग एट अ टाइम, मैं कहता यार मैं पार्ट सीए कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ सीए करा, मैंने एसीसीए नहीं करना। वो एसीसीए भी कर रहा था माशाल्लाह, साथ उसने पार्टी में आर्टिकल, पार्टी में टीचिंग भी शुरू कर दी, आर्टिकल भी चल रहे हैं, पार्टी में टीचिंग भी चल रही है, बड़ा सक्सेसफुल रिनाउंड टीचर भी बन गया मार्केट में, उन दिनों एसीसीए नया नया शुरू हुआ था। तो मुझे बड़ा कहता है यार पढ़ा तू भी अच्छा स्टूडेंट तो पढ़ा सकता है। मैं कहता नहीं यार मैंने नहीं पढ़ाना, मुझसे नहीं पढ़ाया जाएगा। अच्छा समा वो मुझे खींचता रहता था। अच्छा वो खींचता कहाँ खींच के मुझे ले गया, वो मुझे एहसास भी नहीं हुआ। मुझे एहसास हुआ पिछले दिनों एक मैं गैदरिंग में गया, वहां पे मुझे एक चार्ट ग्राउंड मिला। अब मुझे पता था मैं इसको जानता हूँ, मैंने कहा यार मैं जानता हूँ, तुमने मेरे पास स्कूली के तरह पढ़ाया भी हुआ है। कहता सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ। मैं कहा मेरे स्टूडेंट कहाँ रहे? कहते सर वो उस कॉलेज से भी पहले आप पढ़ाते थे। मैंने कहा मुझे लगता है उस कॉलेज से मैंने अपना करियर शुरू किया, तो उससे पहले नहीं सर, आप फलाने एकेडमी में एक दफा आए थे, वो आपको आपके दोस्त लाए थे कोर्स पढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा हाँ उसको तो मैंने अभी कभी टीचिंग करियर कभी गिरा ही नहीं, कहते हमने वहां पे मैं कोर्स पढ़ाया था, तो मैं आपका उस बैच का स्टूडेंट हूँ। तो मैं अच्छा यार मुझे ये बिल्कुल 99 मैंने क्वालिफाई किया, शायद 99 की या 2000 की बात है, फ्रेश ही क्वालिफाई इमीडिएटली। मेरे दोस्त ने कहा यार एक आ जाए, उनको दिक्कत है, मेरे स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं, उनको सब्जेक्ट का टीचर नहीं मिल रहा, उनको दिक्कत है जी, तेरा सब्जेक्ट कोई फॉर्म्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग थी एसीसीए का, तो ये तेरा बड़ा अच्छा, तू पढ़ा दे आके इनको। तो मैं गया ऐसे चलते फिरते, ऑफिस चढ़े छाटते, शादी हुई नहीं थी, नौकरी करते थे, नौकरी से ऑफिस से उठ के जाते हुए शाम को पढ़ा दिया मैंने। मुझे याद भी नहीं रहा कि क्या पढ़ाया कब नहीं पढ़ाया, मैं उसको अपने करियर में काउंट ही नहीं करता था। तो ये ऐसे मेरी टीचिंग में पार्ट टाइम एक दोस्त ने मुझे धक्का दे के थोड़ी सी एंट्री कराई, फिर खत्म हो गया, मैं वन टाइम पढ़ाया चले गया, फिर नौकरी में लगे रहे। फिर मैंने 2002 में बड़ा एक छोटा सा कैरियर स्विच मैंने किया था, एक जॉब से दूसरी जॉब में गया था, और इस स्विच में मुझे थोड़ी सी ग्रेचुटी, मेरे फंड रिलीज हुए। दैट वाज द टाइम जब मेरे दोस्त एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वो इक्विटी मनी रेज कर रहे थे। उनको यार हम इक्विटी मनी रेज कर रहे हैं, वो जो दोस्त थे 2-3 दोस्त थे जो पढ़ाते हैं, हम इक्विटी मनी रेज कर अपना कॉलेज स्टार्ट करना है, तो तू भी पैसे हैं तेरे पास? मैं कहा यार यही मिला है। तो कहते दे दे यार, मैं कहा ले लो यार, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, दे दी। तो दैट्स हाउ आई बिकम अ पार्टनर इन अ कॉलेज, स्टिल पार्टनर, नो रोल, नॉट रोल, अपनी जॉब पे जाता था। 6-8 महीने गुजरे तो दोस्तों यार तो जॉब पे अभी शादी शुदी हुई है, 2-4 महीने, 2 घंटे दे जाकर शाम को ऑफिस से वापसी पे, अपना ही कॉलेज है तेरा? मैं कहा यार कॉलेज तो अपना ही हिस्सा है, और कॉलेज का मैं, तो मैं बस पार्ट टाइम शाम को टाइम देना शुरू किया ऐसे। तो टाइम दिया, उन्होंने कहा यार आता रहा तो एक सब्जेक्ट, ये तेरे मजे का सब्जेक्ट है, कॉस्ट है, ये फाइनेंस है, अगर टाइम है तो पढ़ाने की भी कोशिश करे, पढ़ाई दे यार, टीचर बड़ा महंगा मिलता है बाजार से, तू ना उससे तरह कॉस्ट कैश में मैनेज हो जाए। चलो यार पढ़ा भी देते हैं यार। तो इट ऑल स्टार्टेड लाइक दैट, कि मतलब ऐसे ही बस चलते चलते दोस्तों ने कहा, और मेरे 2005 से आई क्विट 2004, 5 साल इंडस्ट्री में फुल टाइम रहने के बाद 2002 से पार्ट टाइम में अटैच हो गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ, और फिर 2005 से मैंने फिर इंडस्ट्री को गुड बाय कह के एजुकेशन में फुल टाइम आ गया, और साथ में पैरेलल अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे भाई भी चार्ट अकाउंट हैं, उनकी फर्म थी, उनके साथ अटैच हो जाना, कुछ और फ्रीलांस में काम कर लेना, ऐसा चलता रहा। लेकिन फुल टाइम देन आई जॉइन एजुकेशन, प्रोफेशन इंडस्ट्री आउट होगी और प्रोफेशन पार्ट टाइम चल रहा मेरे साथ, प्रैक्टिस जो पार्ट टाइम चल पड़ी मेरे साथ। तो दिस इज हाउ इट वेंट। ओके, तो मतलब आपके लिए टीचिंग के साथ साथ जो एक
सरबराह होने किसी इंस्टीट्यूट का, वो चीजें बिल्कुल इकट्ठे ही तकरीबन स्टार्ट हुई थी जैसे ही टीचिंग स्टार्ट हुई थी, बल्कि उससे थोड़ी देर पहले ही आप लीड भी कर रहे थे इंस्टीट्यूशन लीड को करना एज अ फाउंडिंग शुरू कर मेंबर्स। दिया था एज अ इंस्टीट्यूशन। जैसे मैं पहले आया ना, तो मैं इमीडिएट एज अ टीचर नहीं आया, मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर आता था, 2-3 घंटे आता था, दोस्त मेरे टीचिंग करते थे, मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर आता था, राइट। चीजों को जरा ओवरसी कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन देख ली। फिर ग्रेजुअली उनका एक सब्जेक्ट पढ़ा भी लो, हफ्ते में 2-3 दिन पढ़ा भी लिया करो, 6 दिन आते हो तो उन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। वो साथ साथ चीजें ऐड होती गई। फिर जब फुल टाइम हुआ तो फिर मतलब आप कह लेके 2004 में मैं फुल टाइम जब मैंने ज्वाइन किया, जुलाई अगस्त 2004 में, तो वहां से फिर एक फुल टाइम एज एडमिनिस्ट्रेटर का रोल, एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एज अ प्रिंसिपल या सीईओ आप कहिए, वो रोल वहां से फिर मैंने लिया, और साथ टीचिंग तो फिर साथ फिर चल रही है फिर। राइट सर। अच्छा, मैं एक अगर मैं पर्सपेक्टिव यहाँ प्लेस करूँ टेबल पे, तो सर जिस पॉइंट पे मैं एक स्टूडेंट था सीए का, तो अक्सर आई हैड द प्रिविलेज ऑफ होस्टिंग इवेंट्स विच वर established by ICAP and PAC, और उसमें जो हमारे मॉडर्न टीचर्स हैं करेंटली जिनका मार्केट में हु हैव अ गुड शेयर, उनको अपने एसीए से जो एफसीए सर्टिफिकेट्स थे ना, वो वाले भी मिल रहे होते थे। तो आई कुड सी कि यार ये तो 10 साल हो गए इनको क्वालिफाई हुए, क्या बात है। और बट उससे भी एक ब्रांच अगर मैं पीछे जाऊं, तो जो टीचर्स उनके क्वालिफाई करने से पहले के मार्केट के अंदर प्ले करें, तो सर आपका नाम उनमें से शुमार है। तो यू बिन देयर सिंस एज फार एज द टीचिंग थिंग इन सीए हैज बिन अराउंड। तो सर हाउ हैव यू, और मतलब पढ़ा भी आप एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहे हैं, मैंने तो जिससे सुना है कि यार सीए इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैक का पेपर नहीं हो रहा था या बीएफडी का पेपर नहीं हो रहा था। तो सर आपकी एफिलिएशन विद बीएफडी या मैक या इन सब्जेक्ट से डेवलप किस तरीके से हुई? व्हाई स्पेसिफिकली दिस, इवन दो प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो ऑडिट या एश्योरेंस कर रहे हैं? अच्छा, इसमें ना ऑडिट एंड इंश्योरेंस की प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा, वो तो बाद में है, स्टडी का लव पहले। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो 99 में मैंने सीए किया। मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से लव स्टोरी शुरू हुई थी 1994 में। अभी स्टूडेंट ही थे आप? स्टूडेंट थे हम। नई नई स्कीमें आती हैं ना, आपको पता है, ट्रांजिशंस होती हैं। हमारे जमाने में जब हम बैक 3 में बीएससी 3 जब हम स्कीम पढ़ रहे थे ना, तो इनिशियल स्कीम वाज डिजाइन कि आप कॉलेज अटेंड करेंगे फॉर 12 मंथ, जिसमें 4-4 महीने के 3 सेमेस्टर अटेंड करेंगे, नो आईकैप एग्जाम, जस्ट इंटरनल असेसमेंट होगी। उसके बाद आपके 2 मॉड्यूल्स आईकैप लेगा, एग्जाम्स। और वो 2 मॉड्यूल्स अब आपकी मर्जी है, आप एक अटेम्प्ट में देना चाहें, 8 पेपर एक अटेम्प्ट में दे दें। 8 एग्जामिनेशन सब्जेक्ट तो शायद 10 हो जाते थे, जैसे अभी सी लॉ बी लॉ इकट्ठा होके हाँ जी। बना, तो सब्जेक्ट तो वहां भी शायद 10 थे, लेकिन 2 मॉड्यूल्स होंगे, 4-4 सब्जेक्ट पेपर्स के। आप इकट्ठे देना चाहे इकट्ठे दे दें, या 6-6 महीने के वक्त से देना चाहे 6-6 महीने के वक्त से दे दें। तो दिस वाज द स्कीम जिसपे हमने ज्वाइन किया। जैसे हमारे कुछ सीनियर हैं, उन्होंने बैक 1 में थे, बैक 2 में थे, वो उन्होंने इसी तरह परस्यू किया, और कुछ लोगों ने बाकी इकट्ठे 8-8 पेपर भी दिए और पास भी किए। अच्छा। बिलाल अली इज वन ऑफ दोस्त, मेरा ख्याल माशाल्लाह उसने 8 पेपर ये इकट्ठे पास किए थे, कैफ का पूरा समझे, पूरा कैफ पीआरसी कैफ आज की टर्म में बात करें तो एक ही टाइम में इकट्ठे एक सिटिंग में सारा पास कर लिया। तो हमारी स्कीम में आके आई को ख्याल आ गया, बच्चे पर बर्डन हो जाता है, पूरे 12 महीने पढ़ाते हैं, फिर 12 महीने का सिलेबस का इकट्ठा टेस्ट ले रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू ब्रेक इट इनटू 2 सेमेस्टर्स। तो हमारे सेकंड सेमेस्टर हमारा चल रहा था, सेकंड सेमेस्टर के मिड में कहीं हम पहुंचे, तो आईकैप ने कहा कि हम एक ऑप्शन देते हैं आप लोगों को, कि अगर आप में से बच्चा को चाहे कि वो ग्रुप 1 देना चाहे अभी सेकंड सेमेस्टर के एंड पे, तो दे सकते हैं आप, और दूसरा ग्रुप फिर थर्ड सेमेस्टर पढ़ के फिर दे देना। तो हमने कहा यह तो बड़ा अच्छा हो जाएगा यार, बर्डन सारा हमारा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक अच्छाई में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट था, तो वो जो ग्रुप हमें ऑफर किया जा रहा था कि ये ग्रुप आप दे दो सेकंड सेमेस्टर के बाद, उस ग्रुप में एक सब्जेक्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों एरिया उसमें शामिल है, सी मैक उस जमाने का। और उस सब्जेक्ट की स्टोरी कुछ हमारे साथ ऐसी हुई थी कि वो सेकंड सेमेस्टर का हमारे सिलेबस का हिस्सा था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर क्लास शुरू हुई तो सी मैक हमारे पढ़ाने जो भी आए टीचर, अब मुझे नाम नहीं उनका याद, लेकिन वो बस इतनी देर के लिए आए कि हमें 2-3 दिन में हमें क्लास इनको फीडबैक देकर फारिग कर दी। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, हमें तो ये पता ही लग रहा है हमें पढ़ा के आ रही। तो प्रिंसिपल ने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। मुझे लगता है शायद उन्होंने दूसरे टीचर ऑफर किए, या उन्होंने खुद अपनी सर्विसेज प्रिंसिपल साहब ने ऑफर कर दी। लेकिन जो भी दूसरी ऑप्शन में मिली, प्रिंसिपल साहब आए थे या उनके कोई दूसरी टीचर आए, उसको भी बच्चे ने 2-3 दिन में फारिग कर दिया। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, ये सब्जेक्ट है क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। तब प्रिंसिपल साहब ने फिर कहा यार अभी ये सब्जेक्ट, वही बात के उस जमाने में टीचर्स भी अवेलेबल मार्केट में नहीं होते थे, उन्होंने सब्जेक्ट भी इतना टेक्निकल है और मार्केट में टीचर भी अवेलेबल नहीं, सो गिव मी सम टाइम।
फिर हम करते हैं सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं, मैं आपको थर्ड में पढ़ा दूंगा अभी, ठीक है। उस वक्त तक ये ट्रांजिशन अनाउंस नहीं हुई थी। ठीक है, हमने कहा, कोई फर्क नहीं, और भी बेहतर चीज है। कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे दिन में ये था हम 3 सेमेस्टर पढ़ेंगे फिर वो एग्जाम देने जाएंगे। अब जब हमने ऑप्शन ऑप्ट कर ली तो आई के हमने ट्रांजिशन दे दी कि आप देना चाहें तो पेपर दे दो, लेकिन अब उसके लिए मजबूरी क्या, हमने कॉस्ट पढ़ी नहीं थी आपने। तो फिर प्रिंसिपल साहब से बात की, उनका बेटा ये तो ऐसा ही है, तो जिसको पेपर देने का शौक है खुद पढ़ ले, कॉस्ट अपने सोर्सेज से पढ़ लो। मैं तो अब इतने से में मैं तो टीचर अरेंज नहीं कर सकता, ना मैं आपको पढ़ा सकता कॉलेज में कॉस्ट, तो मैं तो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज ऑफर करेगा आपको। तो जिसको फिर अगर दिल चाहता है पेपर ये ऑप्शन आपने लेनी है तो खुद पढ़ो कॉस्ट। तो मैंने कहा खुद पढ़े तो पढ़ लेते हैं यार, कोई बात नहीं। तो जनाब वो फिर आदत में स्टूडेंट तो मैं अच्छा होता था, तो मैंने कहा देखे तो सही क्या, तो मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉजिकल मैथ ही है ये, बस लॉजिकल मैथ है, एनालिटिकल चीजें हैं, पढ़ते जाओ समझ के पढ़ो तो सब कुछ होता जा रहा है। अच्छा मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, वो मुझे समझ आनी शुरू होगी। अब मेरे दोस्तों में टक्कर मारते, अच्छा उस वक्त अभी इतनी दोस्तियां गहरी नहीं हुई थी अपने अपने, और मैं हमेशा से सोलो स्टडी का आदी था, अकेला पढ़ता था एफएससी तक, मैंने ग्रुप स्टडी कहानियां सुनता होता था बट कभी की नहीं थी। मेरे दोस्तों ने भी पढ़ना शुरू किया, मैंने भी पढ़ना शुरू किया, पढ़ते गले गले थे, अपना पढ़ रहे थे। तो सब वो कभी कॉलेज में डिस्कस हो रहा, तूने पढ़ा क्या पढ़ा, ये सवाल कैसे किया, तो मैंने उनको बताना यार ये ऐसे ऐसे समझ आई मुझे, मैंने कॉलेज पर बता दिया। उनको लगा यार ये तो पढ़ रहे, इसको समझ आ रहे, मुझे यार तू ग्रुप स्टडी कर लेते यार। अब मैं एकदम तरह घबरा गया, मैंने कहा मैं ज़िंदगी में कभी ग्रुप स्टडी नहीं की, तो ये ग्रुप स्टडी में कहीं मेरा नुकसान ना कहीं होते। मुझे बिल्कुल फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, सीए में भी फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, ग्रुप स्टडी में पंगा ले लिया। लेकिन मैंने एक निक नीयत ही से मैं गया, दोस्तों की जरूरत है मेरी, तो कोई बात नहीं, व्हाई नॉट गो फॉर इट, कर लेते हैं यार। तो वहाँ से समझे मेरा टीचिंग पहली दफ़ा मैंने अपने पीएड ट्यूटर पढ़ा है यार। पेड नहीं, क्लास फेलो उसको पढ़ा, हम कटे बुक स्टडी में बैठे, और फिर मैं जैसे पढ़ा, मैंने ये चीज़ें जो आती होती थी उनको पढ़ाता था, पहले मैं समझता था, उनको पढ़ाता था। खैर ग्रुप स्टडी के बहुत से फ़ायदे में नजर आए, फिर मैं उसके सीए फाइनल तक मैंने उसको छोड़ा नहीं, हम उसके ग्रुप में ही पढ़ता रहा मैं। लेकिन यह कि पहली दफ़ा मैं कॉस्ट हमने फिर ऐसे पढ़ी था, तो जब ये इस तरह पढ़ा, और इसमें फिर डिफरेंट अब रेफरेंस बुक्स हम कंसल्ट करते थे, एक किताब, दो किताब, ये टॉपिक, दूसरी किताब, उस किताब से पढ़ो, ये टॉपिक इस किताब से पढ़ो, तो मल्टीपल बुक्स पढ़ी, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट उसमें आना शुरू, और मैंने बड़े अच्छे लेवल पे कॉस्ट काउंटिंग को वक्त पढ़ लिया, और एक इंटरेस्ट पैदा हो गया कि नहीं यार, क्योंकि किताबें पढ़ी हैं, खुद पढ़ के सीखे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया। यहाँ से एक मोहब्बत शुरू हो गई कॉस्ट काउंटिंग कॉस्ट के साथ। फिर अल्लाह ताला को मंजूर कुछ ऐसा था कि जब फाइनल आया, फाइनल में जब BFD मैक आया, तो वहाँ पे भी लगभग कहानी यही थी मेरे साथ कि मैं एग्जामिनेशन लीव में एंटर हो रहा हूँ, 8 वीक्स की अहूड लीव्स हैं, BFD मैक और टैक्स देना है, और मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मेरा वाहिद कॉन्फिडेंस जो था ना तब बना हुआ था, ग्रुप 1 पहली टाइम, ग्रुप 2 पहली टाइम इंटर का, ग्रुप 1 फाइनल का पहली टाइम, वो कॉन्फिडेंस जो था ना यहाँ पे आके इतनी बुरी तरह शैटर हुआ था कि मुझे लगा था दांतु गल प्रोफेशन में आ गया। यहाँ तक पहुँच के मुझे, जब मैं 8 वीक्स लीव में एंटर हो रहा हूँ, समहाउ इन सब्जेक्ट से मैं इतना डर चुका था कि मैं सोचता था यार दान तो गलत प्रोफेशन में आ गया, ये प्रोफेशन तेरे लिए नहीं है, ये तो तुझसे BFD मैथ ये तो होना नहीं है तुझसे। इन जज्बात के साथ एग्जामिनेशन लीव में एंटर हो रहा हूँ, लेकिन फिर एकदम हौसला अल्लाह ताला की तरफ से आया, वो वालदा ने को दुआएं दी होंगी कि नहीं यार क्या कोशिश तो कर, देख तो सर। देन आई ओपन अप द बुक्स पहले बता, और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुझे वो कॉस्ट वाला मोहब्बत दोबारा अटैच हो गया। तो वैसी चीज़ नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ी एडवांस चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स है, लॉजिक्स है, कुछ नहीं है, फाइनेंस पढ़ा, सब समझ आना शुरू हो गया। तो बेसिक लेवल पे एक तो मैं पढ़ा किताब, दूसरा रिवीजन की, और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर दिए। तो मतलब ये मेरी वाहिद अटैम्प्ट है, यकीन मानिए मैंने सबसे कम इस टाइम में पढ़ा था, सबसे कम प्रिपेयर्ड फील कर रहा था मैं, बट आफ्टर एग्जाम दिस वाज द ओनली टाइम जिसमें आई वाज मोर देन 100 मुतमईन थे यार कि पास ही गई है, पीछे होता था ना, पास ही है, पास होते रहे हैं, लेकिन डर होता जा रहा हूँ एक थोड़ी गड़बड़ हुई है पर ना जाके डर होता था। लेकिन दिस वाज दैट टाइम जिस पे था कि नहीं यार इंशाल्लाह, मतलब मैं मुझे भी जुमला याद है, किसी ने पूछा नहीं भी क्या बने, मैंने कहा यार अगर जिंदगी में CA बनना लिखा है, दिस इज दैट टाइम, इंशाल्लाह मैं चार्टर्ड बन जाऊंगा इस टाइम में। अब सो कॉन्फिडेंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि रिजल्ट आया 10 अगस्त 1999, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड का माशाल्लाह सर। तो तब से ये आपका BFD मैक के साथ एक अटैच डेवलप हो गया, इंटरेस्ट डेवलप हो गया, क्योंकि खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ाता, तो यहाँ से मतलब चैलेंजेस स्टडीज़ में आते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैं कोप अप करता रहा, मेहनत से, डेडिकेशन से, कमिटमेंट से। जो मैं बच्चों को भी समझाता हूँ, बेटा किसी सब्जेक्ट में चैलेंज आने का मतलब ये नहीं कि वो डूएबल नहीं है, टैकल करेंगे, वो चैलेंज का मतलब है इट रिक्वायर्स सम एक्स्ट्रा एफर्ट, रिक्वायर्स सम एक्स्ट्रा टाइम, सम एक्स्ट्रा अटेंशन। तो सर अब ओवर द इयर्स यही सब्जेक्ट, सिंस यू बीन एफिलिएटेड विद देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम श्योर
आपसे बेहतर इस मौजू पर कौन बात कर सकता है कि ये सब्जेक्ट्स सीए में किस तरीके से चेंज हुए हैं इंटर लेवल पे और फाइनल लेवल पे? ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट है, सिंस 1999 नाउ 2025, इनका एग्जाम स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है? अगर हम देखें ना तो पहले इनके सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी बदली है। जैसे अगर मैं बात करूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो सीए के बच्चे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को 2 लेवल्स पे पढ़ते होते थे। एक, बल्कि मैं कहूँ तो मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 3 पेपर पढ़े हैं। ओके, 100 मार्क का कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कैफ वाले मैं आपको करता 100 मार्क का कैश अकाउंटिंग, 50 मार्क्स की मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और फिर फाइनल लेवल पे 100 नंबर का मैनेजमेंट अकाउंटिंग। राइट, मैंने 3 सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक सब्जेक्ट बीएपी, उस वक्त एसएफएम इसका नाम होता था, अभी भी नाम बदल गया, आज का नाम नई स्कीम में एसबीएफ हो चुका है, तो उस वक्त एसएफएम होता था। तो मैंने एक सब्जेक्ट फाइनेंस का पढ़ा और 3 सब्जेक्ट कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट का पढ़े, दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी। फिर जब मैंने टीचिंग कैरियर मेरा शुरू हुआ ना, टीचिंग कैरियर मेरा शुरू हुआ था एसीसीए से, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ लुक एट द अदर बॉडीज कि उनके पेपर्स कैसे, उनका स्ट्रक्चर कैसा, सिलेबस का वो कैसे एग्जामिन करते हैं। वहाँ पे मैंने देखा कि यार अब एसीसीए या आईसीडब्ल्यू है, वहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इतना एम्फेसिस नहीं जितना आ रहा है यहाँ पे। वहाँ पे फाइनेंस पे ज़्यादा एम्फेसिस है। जैसे वहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हमारे यहाँ पे 3 लेवल पढ़ाया जाता, तो शायद बेसिक 2 लेवल पढ़ाए जाते थे, लेकिन फाइनेंस को वहाँ पे एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाता है, ब्रेक किया जाता था और नेक्स्ट लेवल आगे जाता था। हम तो फाइनेंस एक पेपर पढ़ते हैं, ए टू जी वहीं पे फाइनेंस पढ़ा जाता था, एसएफएम में या बीएफडी में। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट जो आईकेएप ने इंटरनेशनल बॉडीज़ को देखी और प्रोफेशनल नीड्स रियलाइज करते हुए जो की कि फाइनेंस को 2 स्ट्रीम में, 2 पेपर्स में डिवाइड कर दिया। कभी कैफ लेवल पे भी फाइनेंस बच्चे पढ़ते हैं और फाइनल लेवल पे फाइनेंस पढ़ते हैं। सिलेबस एनहेंस नहीं किया अभी तक है। ज़्यादा मैं अगर बात करूँ, मैं 2003, 4, 5 से जब सीसीयू पढ़ा था, वहाँ पे हम इससे ज़्यादा एडवांस लेवल फाइनेंस डिस्कस करते थे। और यहाँ पे फाइनेंस की बेस एक्सटेंड नहीं की, लेकिन फिलहाल उसको थोड़ा रैशनलाइज कर दी कि पढ़ते हुए बच्चे को थोड़ी आसानी हो जाए, फाउंडेशन में कुछ पढ़ा है और आगे चल के उसको उस पर बिल्ड ऑन, राइट सर, जीरो से ना शुरू करो। तो चीज़ें पॉजिटिव थी। और इसी तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे आईकेएफ ने थोड़ा सा एम्फेसिस कम किया कि कहाँ पे मैंने 100 जमा 50 जमा 100 250 नंबर की मैनेजमेंट एंड कॉस्ट पढ़ी थी, अब सिर्फ 100 नंबर की रह गई है, वो भी सिर्फ कैप लेवल पर। राइट, ठीक है, तो वो एक मुझे लगता है थोड़ी रैशनलाइजेशन थोड़ी बेहतर है कि हमारा जो रेलिवेंट जो हमारा ज़्यादा फाइनेंस की तरफ हमारी जो इंक्लिनेशन होती है। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी हैव स्पेशलिस्ट अकाउंटेंट्स अवेलेबल जो कि मैं वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, हमारे लिए बेसिक नो हाउ जो कैप में आ जाती है वो काफ़ी, तो मुझे लगता है इट्स अ पॉजिटिव। राइट, और आप जहाँ पे टेस्टिंग की बात करो तो उसमें भी पॉजिटिव चेंज आई है कि हमारे ज़माने में या अभी 8 से 10 साल पीछे चले जाओ तो एसबीएफ या बीएफटी यूज्ड टू बी न्यूमेरिकल पेपर होगी। और मैं जब इसी से को पढ़ाता था, मैं बच्चों को बताता था सीए में आके, मैं कहा तुम खुशकिस्मत हो, मैथमेटिक्स आ रहा है, तुम बड़े खुश हो मैथमेटिक्स पे। सीए में आईसीसीए में फाइनल पेपर होता है, 50 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, 50 नंबर के थ्योरी होती है, होता है। ये एडवांस लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखने का काम होता है, तो रिपोर्ट लिखने को कहता है, वो तुम्हें डिस्कस करने का कहता है रिजल्ट। तुम तो लकी हो, तुम्हें तो न्यूमेरिकल मैथ्स का करके तुम निकल जाते हो, कंसेप्ट को इन डेप्थ समझते ही नहीं हो। तो मुझे लगता था आईकेएप थोड़ी सी गलती कर रहा है सर। मुझे खुद इस तरह महसूस होता है कि ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स टेस्टिंग कुछ यूँ थी कि अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो उसमें अगर आप कोई प्रपोजल अप्रेजल एवेल्यूएट कर रहे होते हैं तो वो घुमाता ना, वो कैश फ्लोज के अंदर था आगे, इतना 9% का, वो भी उसको तरीका वो 9% तक आने का मुश्किल था। बट जो वो मेथडोलॉजी थी कि यार अब इसको मैंने एपीबी यूज़ करना है, यहाँ एनपीबी यूज़ करना है, उस पर टेस्टिंग का एम्फेसिस वाज अ लिटिल लेस, एंड नाउ इट्स द अदर वे अराउंड। उससे ग्लैडली सो आपको रिजल्ट्स की डिस्कशन, प्रोज एंड कॉन्स, कौन सा वाई सेलेक्ट किया आपने, और इसमें जो आपने रिजल्ट्स निकाले हैं इसकी आपकी इंटरप्रिटेशन बताइए, इसकी इवैल्यूएशन कीजिए, इनको डिस्कस कीजिए। ये पार्ट पहले नहीं हो। अब डिसीजन मेकिंग पहले एनपी कैलकुलेट करके पॉजिटिव नेगेटिव करके खत्म हो जाती कहानी। अब वो कहते हैं एनपी कैलकुलेशन, ये आपने ये एनपी मेथड सेलेक्ट क्यों किया, ये नंबर लिखिए, लिखने को कहता है, जो कि रियल लाइफ में एक फाइनेंस प्रोफेशनल को करना पड़ता है। आपने फाइनेंस प्रोफेशनल ने रियल लाइफ में नंबर्स उठा के अपनी मैनेजमेंट के सामने नहीं फेंक देने होते, उसको नंबर्स के ऊपर रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, रैशनल बताना होता है, प्रिंसिपल बता रहे होते हैं। तो वो मुझे लगता है उसके लिहाज से पेपर टेस्टिंग हमारी इंप्रूव हुई है। अब आईकेएप में मैं देखता हूँ सीफैप 4 लेवल पे तो तकरीबन 35-40% तक एट टाइम्स लिखने का काम आ चुका है। तो बच्चों को तो मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ सेफली बी प्रिपेयर फॉर 30% की तैयारी करोगे तो तुम्हें लिखने का काम आएगा। तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, न्यूमेरिकल हल करके तुम समझो कि तुम पेपर पास कर लोगे तो मुश्किल होगी। मुझे एक कमेंट याद आता है
ACC एग्जामिनर का, क्योंकि मैंने ACC को बहुत ज़्यादा पढ़ाया तो मैं बार बार वहाँ से बता दे रहा हूँ सिर्फ बच्चों को बताने के लिए। वहाँ पे एग्जामिनर कहता था कि स्टूडेंट्स विल नॉट कैलकुलेट देयर वे टू सक्सेस, दे विल हैव टू राइट देयर वे टू सक्सेस। तो अब इस CA में भी ये होता जा रहा है कि आप सिर्फ कैलकुलेट करके सक्सेस नहीं हासिल कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा कामयाबी हासिल। यू हैव टू एड्यूस विद एविडेंस। आई गेट इट सर, सही बिल्कुल। तो सर एक और बात अगर मैं इसमें पूछना चाहूँ, ओवर द इयर्स आई हैव नोटिस्ड कि एग्जामिनर का, मैं सिर्फ फाइनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, वैसे सर इस वक्त कितने पेपर्स हैं? आई थिंक 2 कैफ में है और 1 फाइनल में है। थोड़ा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बिल्कुल ऐसे ही है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बल्कि कैप लेवल फाइनेंस पूरा नहीं है, एक सब्जेक्ट फाइनेंस और मैनेजमेंट को मिला के एक बना, इसमें तकरीबन 60% फाइनेंस है और 40% मैनेजरियल मैनेजमेंट, जिसको हम आपने शायद BMBS या बिजनेस मैनेजमेंट के ऑप्शन बनाए, तो वो उसको मिला के फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट को मिला के एक पेपर बना हुआ है। एक वो पेपर है, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसका नया नाम अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो चुका है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम, एक वो है। और देन फाइनल लेवल पे आप आते हैं तो हरी पेपर 4 है और केस स्टडी जो आई उसमें तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आप ये सब पेपर पढ़ा रहे हैं? मैं कैफ में दोनों पेपर में पढ़ाता हूँ। कैफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, बिजनेस इंसाइट्स एंड एनालिसिस है नया नाम, पहले इसका नाम MFA मैनेजमेंट रियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस होता था, BIA इसका नाम हो चुका है, और CFA 4 जिसका नया नाम अब SBF हो चुका है BFD से। तो मैं अलहमदुलिल्लाह 3 पेपर है मेरे पोर्टफोलियो में, मैं 3 पढ़ाता। राइट। अच्छा, तो माय क्वेश्चन ओरिजिनली व्हाट आई वाज मूविंग टुवर्ड्स वाज कि आई हैव नोटिस्ड कि ओवर द इयर्स एग्जामिनर ने ना, जो पहले एक स्टूडेंट्स को फियर था कि मुश्किल सवाल ना CA फाइनल के अंदर अगर आएगा तो मर्जर वाले चैप्टर से आएगा, अब सर मर्जर वाला चैप्टर बनिस्बत डूएबल होना शुरू हो गया, लेकिन वो जो फॉरेक्स इस तरीके से पूछता है, हेजिंग जैसे पूछता है, आई फाइंड कि दैट इज़ अ लिटिल मोर ट्रिकी। और वो पैटर्न भी जो है, इफ़ यू ट्राई टू मैप इट विद ACCA एग्जाम्स तो आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी हद तक पैटर्न ना हमारा ACCA से सिमिलर होता जा रहा है। टेस्टिंग की ग्रेविटी शायद हमारी ज़्यादा है, थोड़ी मार्किंग हमारी स्ट्रिक्ट है, बट जो टेस्टिंग पैटर्न है ना हमारा ACCA के साथ रिकनसाइल हो रहा है, तो इज़ दैट अ गुड थिंग? मेरे ख्याल में तो ये पॉजिटिव थिंग है, ठीक है। मैं थोड़ा, बल्कि आपने जो बात की ना फॉरेन करेंसी के रेफरेंस से, मैं इसको थोड़ा सा अपना मैं बिलखसूस फॉरेक्स की हद तक की बात करूं, बिकॉज बाकी तो आपने बहुत तफसील से फरमाई दी। आपकी बात इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट देना चाहूँगा। बेसिकली ना फॉरेक्स, मैं अपनी बात करूँ, जब मैं फॉरेक्स पढ़ रहा था एज अ स्टूडेंट, बड़ी तस्वीर बात है, मैं बच्चों को बताता तो अक्सर हंसते बच्चे। हमारे ज़माने में ICAM ने नई नई किताब लिखी, फर्स्ट टाइम फाइनल की किताबें पब्लिश होकर आई थी, और पब्लिश कैसे हुई थी, ACCA की किताबों को कन्वर्ट किया गया था CA के लिए। अब आपने अगर फॉरेक्स पढ़ा है तो उसमें डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट की कहानी, जी कुछ ठीक है जी। अब हमें तो ना कोई पढ़ाने वाला था, मैं खुद पढ़ा था, किताब से पढ़ा था। अब मैं किताब से पढ़ता था ना, तो मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो मुझे पता नहीं लगता था, लेकिन मुझे पता कि मैं लॉजिक बनाता था, यार ये इस तरह कन्वर्जन यूनिटरी मेथड्स होता है। यूनिटरी मेथड से कन्वर्जन बना लेता। जी जी। मैं एक जगह कन्वर्जन बनाता था, अभी रिलेशनशिप पे जाता था, मेरा रूल फेल हो जाता था। मुझे समझ नहीं है यार ये क्या मसला क्या हो रहा है, कौन सी रॉकेट साइंस है जो मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन बड़ी टकरें हमारी, मुझे समझ नहीं आ, वहाँ पे रिसोर्सेज मापा होते नहीं थे कि हम क्या करें, और टाइम में पता। लेकिन मैंने फाइनल का पेपर विदाउट फॉरेक्स दिया था। मैं कहा यार नहीं हो सकता, क्या करें, टाइम ही इतने, मैं क्या करूँ, मैं फॉरेक्स की तैयारी के बगैर मैं फाइनल का पेपर BFD देने चला गया। और उस जमाने में मौजी होती है, यहाँ पे बात करते कभी कहीं से पेपर आ गया, कहीं से आ गया, कम्प्रिहेंसिव सिलेबस तो टेस्ट होता नहीं होता। मेरी किस्मत फॉरेक्स का सवाल ही नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई पास। तो फॉरेक्स मैंने पहली दफ़ा पढ़ा था पढ़ाने के लिए, ओके ठीक, वो मैंने पहली दफ़ा पढ़ाने के लिए पढ़ा था कि फॉरेक्स है क्या यार, ये क्या है। अच्छा, बल्कि उससे पहले भी मेरा डर मेरे एक साथी ने उतार दिया, क्योंकि मेरे एक साथी ने भी मेरे साथ उसने CA के लिए पढ़ा था, और हम दोनों फॉरेक्स को गालियाँ देते हुए CA के पेपर देने गए थे। मैं पास कर गया उसके बावजूद, लेकिन वो फॉरेक्स तो नहीं, दूसरे टॉपिक में परफॉर्म नहीं कर सका, सिर्फ BFD की वजह से फेल हो गया। बाकी 2 पेपर पास थे, उसके BFD फेल हो गया। उसने कहा यार मैं इतना डिसार्ट हो गया हूँ, मैं BFD करते हुए हम इतने तंग हुए थे, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा CA देने को। मैं वो ACCA दे रहा था, मैं अब ACCA की 3 पेपर रहते हैं, मैं उसके पेपर फाइनल 3 देता हूँ, पहले मैं उसको कंप्लीट कर दो, CA के फिर मेरे एग्जामिशन वगैरह हो जाएंगे, मैं बाद में देखूंगा। अच्छा, उसने अब ACCA के निर्णय थे, उसमें भी वही सब्जेक्ट SFM था। उसने जब वो SFM की तैयारी की ACCA के लिए, तो उसने मेरा जो था ना, मेरा गिल्ट था कि यार मुझे फॉरेक्स क्यों नहीं समझ आया मुझे, वो उसने मेरा दूर किया। उसने कह रहे फॉरेक्स तो मुझे इसलिए समझ नहीं आया कि हमारी जो किताब थी ना, ICAT किताब ही गलत हो गई थी। जब उन्हें कन्वर्ट किया ना, रुपी डॉलर कन्वर्ट किया, तो पैरिटी सारी बदल दी। जब प्लेस डॉलर विद रुपी कर दिया, तो कभी में रुपी पाउंड रुपी इधर आ गया, कहीं पर भी उधर आ गया, रूल नहीं बदले, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा मिक्स हो गई। तो इसलिए तुम्हें हमें समझ नहीं आ रही थी। अब मैं पढ़ रहा हूँ ACCA की किताबों से, तो एवरीथिंग इज सो सिंपल।
कोई मसला ही नहीं हो रहा मुझे। फॉरेक्स टक्करी तो मारी हुई थी पहले, तो उसके बाद में अब जब ये पढ़ने बैठा तो मुझे यूं ही समझ आ तो गई, वही सारे क्वेश्चंस माइंड में आंसर खुद ही होते जाते हैं। होते जा रहे हैं। तो वो बहरहाल एक तो चीज़ है कि फॉरेक्स में मैंने पढ़ा पढ़ाने के लिए, तो डर उसने निकाल दिया, तो फिर मैं कहा डर निकल गया तो मैं पढ़ाने के लिए पढ़ लेता हूँ, बाद में समझ आ जाएगी तो पढ़ा भी देंगे, तो अलहमदिल्ला पढ़ा देंगे। अच्छा, अब इसमें मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं आसमी जनरली स्टूडेंट की फीडबैक है फॉरेक्स क्वेश्चन इज देयर गो टू क्वेश्चन। then there's me। ठीक है, फॉरेक्स क्वेश्चन इज देयर गो टू क्वेश्चन, और ये स्टूडेंट्स की फीडबैक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा फॉरेक्स को पढ़ाने का अंदाज जो मैंने ACCA से डेवलप किया हुआ है, और जो मैंने पहले ACCA को मैंने 6-7 साल पढ़ाया था, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन आई जंप्ड इनटू CA का कैरियर। बाय द वे मैंने 2008 में स्टार्ट किया था BFD से पढ़ाना, और मैक मैंने शायद 2012-13 में शुरू किया था। तो 2002 से लेके 2008 तक मैं ACCA को फाइनल पढ़ाता रहा था, और वहाँ पे मेरा जो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो CA से भी नेक्स्ट लेवल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मैं पढ़ा के अपने आप वो मास्टर कर चुका था। नहीं, फिर जब मैंने इधर जंपिंग किया तो फॉरेक्स इज माई स्टूडेंट्स गो टू क्वेश्चन, वो पहले नंबर 2 करना चाहते हैं, क्योंकि उस और मैं बच्चों को भी कहता हूँ बेटा जो मैंने क्लास में पढ़ा दिया ना, आपको इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत है। जो सियासत पढ़ा दिया उसको समझ लो, बस समझ के लॉजिकली समझ के इनको परफॉर्म करना सीख लो, इससे बाहर आप नहीं जाओगे। हाँ, बिजनेस वैल्यूएशन है, इन्वेस्टर बेजल है, उसमें एग्जामिनर के पास कितना रूम होता है प्ले करने का, वो दाएं बाएं वो किसी भी तरह से सवाल प्रोमलगेट कर सकते हैं। फॉरेन सर्ची में लिमिटेड अंदाज है, 1 था 2 था 3, लिमिटेड 2 या 3 क्वेश्चन जो बनते हैं, उससे रैंक है वो जाता नहीं है, बड़ा रेयर होता है। 100 में से कोई 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स निकल जाते हैं, अदरवाइज वो भी आप अगर आपने प्रैक्टिस की भी अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए, वो भी हो ही जाते हैं। मतलब मैं अगर लेके चलूँ सर, आई लार्जली स्टडीड फ्रॉम माई बुक। ठीक है, मैंने एक टीचर से भी पढ़ा था, लेकिन उन्होंने भी ना बुक पे अच्छा एम्फेसिस किया था, बिकॉज उस वक्त रीवैम्प हो गई थी हमारी बुक। तो बुक के अंदर ना वो टिक्स की मेथडोलॉजी नहीं थी, लेकिन मेरे एग्जाम में फॉर द फर्स्ट टाइम द टेस्टेड इट विद टिक्स। लेकिन आप उसके बगैर भी अगर यूनिटरी मेथड से करें, सवाल हो ही जाता है। मैं ऑनेस्ट स्पीकिंग BFD में टिक्स नहीं पढ़ा था, बिल्कुल, मैं बगैर टिक्स के पढ़ाता हूँ। आप समझ है मैं क्या कह। मैंने अभी मैं कैप पे आज ही मैं पढ़ा कह रहे टॉपिक कैप पे पढ़ाया, और मैंने बच्चों को कहा कि यार मैं अब आपको यहाँ पे दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा, मेरी मजबूरी है, उस मजबूरी की वजह यह है कि आपका MCQ भी है। पहले उनको बगैर टिक मैंने सवाल करके दीजिए, बल्कि बगैर टिक सवाल हो गया कोई मसला नहीं, लेकिन आप एग्जामिनेशन में MCQ आ जाता है, वो आपको टिक्स का डाटा दे देता है कि भी ये टिक्स है, इतने टिक्स है, अब इसका गेन लॉस कैलकुलेट कर बिल्कुल, उस वक्त आप सर पकड़ कर नहीं बैठ सकते, करना पड़ेगा, तरीका बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह कितनी सी कैलकुलेशन में अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, बगैर टिक के सवाल हो गया हमारा। मैं BFD के बच्चों को टिक्स का मतलब भी नहीं बताता, टिक के बगैर सवाल कराता हूँ सारे। राइट। तो सर आई थिंक एट दिस पॉइंट आपका सब देखें एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पीछे जो डिसिप्लिन है, मेरा ख्याल आप डिसिप्लिन पे आप करना हाथ साफ होगा कि सब्जेक्ट में कुछ भी अब प्लस माइनस हो जाए CA के अंदर, तो यू कैन कर्टेल एंड टैकल इट वेरी इजीली। तो सर अगर अब मैं टीचिंग से एक पॉइंट आगे जाऊं और सिर्फ क्लासरूम की हद तक बात करूं, तो सर अब एग्जाम्स क्योंकि टाइपिंग बेस्ड होते हैं CFAP के, आई बिलीव, तो उसको आप क्लास में किस तरीके से डील करते हैं? ये एक विंटर 24 से ना अब BFD का पेपर ही ग्रेजुअली होते जाते हैं, विंटर 24 से BFD का भी पेपर कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। इसमें बच्चे ना बड़े मैं कहूँगा सुस्ती और नालायकी करते हैं कि मैं बच्चों को कहता हूँ बेटा आपने जिस एनवायरनमेंट में एग्जामिनेशन देना है, जिस एनवायरनमेंट में जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने जब लड़नी है, उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करो। उसमें मेरी जैसे एडवाइस बच्चों को होती है कि भाई आपको एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर जो है कैमरा बड़ा खूबसूरत सा डाउनलोडेबल फॉर्मेट में आपको दिया हुआ, साइंस को डाउनलोड कीजिए, उससे फेमराइज कीजिए अपने आप को, और अपनी हैबिट बना लीजिए कि पास पेपर क्वेश्चंस जितने आपने करने हैं वो आपने करने ही उस प्लेटफॉर्म पे हैं, पेपर पे करने ही नहीं आपने, नॉट इवन एक्सेल पे भी ठीक है, एक्सेल पे फॉर्मूले इतने होते हैं सर, आप एक्सेल पे अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें लिमिटेड फंक्शन, मुझे बताइए, आपको उस लिमिटेड फंक्शन के साथ सवाल करने की हैबिट कर दी, फिर सबमिट करने के लिए एक्सेल से कॉपी करके वर्ड में फिर सबमिट करना। हाँ सर, मेरा MSc 2 का और MSc 1 का पेपर ऐसा था। हाँ, तो वो इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है भाई, जैसे मैंने एग्जामिनेशन में चीजें सबमिट कर दी, हमारा बच्चा पेन टू पेपर सवाल करता रहता है, एग्जामिनेशन में आके अब समझ नहीं आता उसको करना क्या। और सर बल्कि ट्रेनिंग्स को तो इसमें ज़्यादा ईज होनी चाहिए, बिकॉज हम लोग वैसे कंप्यूटर संभाल करने के इतनी आदी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं अब जैसे मैं कहता मैं बच्चों को ये तो गाइडेंस दे दी, अब मैं एज अ क्लासरूम इसको पैसे बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा हूँ। मैंने अपनी तमाम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो शिफ्ट कर दिए हैं, सॉफ्टवेयर नहीं कहूँगा, मैंने एक्सेल पे शिफ्ट कर दिया। मैंने बच्चों का यार मैं अगर सॉफ्टवेयर ले जाऊँगा तो मेरी स्पीड और एफिशिएंसी स्लो हो जाएगी, आपको मैं फेमिलराइज करवाने के लिए मैं अपने बड़ा पेपर मैंने नहीं देना, पेपर आप ले रहा है, मैं आपका एक्सेल पे करवा रहा हूँ,
मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन सॉफ्टवेयर की दूंगा, समझाऊंगा कैसे करना है, लेकिन आपने फिर सारे सवाल सॉफ्टवेयर करने। अभी बेशक इलस्ट्रेशन आप ही एक्सेल पे करना है, लेकिन जब क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हम, तो मैं आपको एक या दो क्वेश्चन सॉफ्टवेयर पर करवा के दिखा दूंगा, फिर मैं बाकी क्वेश्चन डिस्कशन मैं एक्सेल पे ले आऊंगा, लेकिन आपने सॉफ्टवेयर पे करते मेंटेन रखना, ताकि आपको एक मतलब एक यूज टू आप हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि, और ऑनेस्ट स्पीकिंग, मुझे लगता है BFD SBF के लिए कंप्यूटर इज अ प्लस। क्योंकि मैं तो बच्चों को सवाल करा होता हूँ, मैं कहता हूँ यार बड़ा मजा आ रहा है ये कराने का यार। पहले हम कैश फ्लो दोबारा लिखते थे, रेट दोबारा लाते थे, फॉर्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप है, अब तो कॉपी पेस्ट करते हैं। चलो ड्रैग एंड ड्रॉप है, ड्रैग एंड करो, इस तरह करो। मैंने कहा मुझसे ज्यादा आप कर सकते हो काम, मुझसे ज्यादा एफिशिएंसी से काम करोगे। आपको एक बड़े मजे की बात बताऊँ, मेरा जो MSc 2 का पेपर था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया कि जिसमें वी हैड टू इवैल्यूएट एन अप्रेजल, और उस अप्रेजल के अंदर हमारे पास 4 मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग थे। तो उसमें उसने कहा था कि इन चारों में से कोई एक मेथड चूज़ करें, और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, एक बैंक की तरफ से लोन था, शेयर होल्डर्स की तरफ से ऑप्शन थी, एक राइट इशू था, और एक मेरा ख्याल है सप्लायर क्रेडिट था, इन सब को इवैल्यूएट करें। अच्छा, उसमें बैंक ना 2 थे, तो सर मैंने एक बैंक का भर के सवाल मैंने वहाँ टाइप किया, फिर वो कॉपी किया मैंने सर, और नीचे मैंने बैंक B के लिए पेस्ट किया है, सिर्फ जो इंटरेस्ट रेट था वो डिलीट करके नया डाल दिया, वो सब वो ख़त्म से। मतलब मुझे भी सवाल करते हैं, बच्चों को मजा आता है यार। इसमें लकी भी ज़्यादा इसलिए था क्योंकि आई कैप वेरी जेनरसली उसने MSc 2 के लिए फॉर दैट अटेम्प्ट टाइम एक्सटेंड किया था कि बच्चों को यूज टू होने में टाइम लगेगा। उल्टा इधर उधर काम आसान हो रहा था हमारे लिए। तो BFD में बिल्कुल ही आसानी कर रहा है, मतलब एक्सेल का यूज। हमारे बच्चे ट्रेनिंग जो है, बच्चे एक्सेल में यूज टू होते हैं, उनको स्प्रेडशीट जो काम करने की प्रैक्टिस होती है, वर्ड उन्होंने यूज किया होता है। और ये टूल मुझे लगता है कि BFD जैसे सब्जेक्ट के लिए तो बहुत ही वेरी यूजफुल। सिर्फ आपको देखना है कि हाउ टू मैनेज प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमें जो चीज़ चैलेंज आता है ना इसमें, कि आप एक्सेल में अगर फार्मूला में सब कुछ डाल के जब वर्ड में पेश करोगे तो एग्जामिनर को पता नहीं लगा आपने कैलकुलेट कैसे किया, तो वो डिस्प्ले कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करनी है वर्किंग। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी क्लासरूम में इस चीज़ पे खास तौर पर हाईलाइट करूँ, तो भाई ये वर्किंग आपको एग्जामिनर को दिखानी है। मैंने इसको इससे ज़रूर देके इससे टेस्ट किया, भाई वैल्यू निकाल। बिल्कुल एक्सेल में सेल में हेड हो जाती है, ऊपर पेस्ट करोगे वर्ड में नजर नहीं आएगा सर। वो इसको फॉर्मूला कॉपी करके साथ पहले सेल में पीछे अपॉस्ट्रोफी डाल देंगे आप, तो वो ही ऊपर कॉपी करना होगा। अपॉस्ट्रोफी से पहले पूरा फैक्टर बनाता हूं मैं भी, कॉपी पेस्ट किया और अपॉस्ट्रोफी को इक्वल से रिप्लेस किया, लो लिखा। सेम सर, मैंने अपने एग्जाम ये बच्चों को सिखाना होता है, ये फिर प्रैक्टिस से चीजें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि गाइडेंस देते रहते हैं हम टीचर, बाकी आगे बच्चों के ऊपर वो किस तरह को प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट करें। बट इट्स अ प्लस, कंप्यूटर इट्स अ गुड थिंग, और मुझे लगता है कि बच्चों को बेहतर प्रिपेयर कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। राइट। तो सर अगर मैं इसको बिल्कुल एक मुख्तसर से एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँ कि आप ट्रेनीज एंड स्टूडेंट्स के साथ 2 फोरम्स पे इंटरेक्ट करते हैं। देयर इज़ द क्लासरूम वे यू हैव अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, यू मेंटर देम, उनको बार बार समझाते हुए करवाते हुए यू फील इट्स योर ऑब्लिगेशन, तो ज़रा थोड़ा करना भी आपको ना प्यार से मोहब्बत से लुक में बना के उनको फीड करना पड़ता है। फर्म के अंदर आई हैव पर्सनली फेल्ट कि दिस मेथड माइट नॉट बी एज एफिशिएंट एज द ऑल्टरनेटिव। तो आप किस तरीके से टैकल करते हैं क्लासरूम में और फर्म में स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग कैसे डिफर करती है आपकी? नेचुरली चीज़ें दिखें, दोनों जगह बिल्कुल फ़र्क है। मुझे क्लासरूम में मैंने बच्चों को जो गाइड करना है ना, उसके बाद बच्चे ने अपनी मेहनत करनी है और अपनी मेहनत से अपनी आउटपुट देनी है, उसका फ्रूट्स एंड जो भी उसके रिवार्ड है उसके हैं बिल्कुल ऐसे ही। ही इज आंसरेबल फॉर हिमसेल्फ। जो करेगा अच्छा, बड़ी बात फॉलो कर लेगा तो पास हो जाएगा तो खुशी मनाएगा, मेरी बात नहीं फॉलो करेगा नुकसान होगा। मेरा कोशिश को समझाते हैं। फर्म में क्या होता है, मुझे डंडा पकड़ना पड़ता है क्योंकि अगर उसने काम ठीक किया तो भी फर्म का नाम है, काम खराब किया तो भी फर्म का नाम, उसका नाम नहीं है, वो मेरा नाम है, अदनान रशीद का नाम है। तो इससे यहाँ पे एटीट्यूड थोड़ा फ़र्क होता है, इधर डिस्कशन का अंदाज थोड़ा फ़र्क होता है। क्योंकि मैं फिर इसको आप समझे, वहाँ पे हम रहनुमाई कर रहे थे, बेटा ऐसे कीजिए। यहाँ पे हम करवा रहे होते, करके लाओ दिखाओ, फिर करके लाओ दिखाओ। क्लासरूम में ये एटीट्यूड हम नहीं मेंटेन कर सकते, लेकिन फर्म में हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है इस चीज़ को मेंटेन करना कि हमने डिटेल में जो बच्चे को सिखाया है उस रिव्यू भी करना है। ऐसे ही है। और रिव्यू करके हमने उसको बेट करके फिर आगे पास ऑन करना है फाइनल स्टेटमेंट, या जो भी हम जिस भी एडवाइस पे काम कर रहे हैं उसको लेके चलना है। तो ये हाँ थोड़ा फ़र्क होता है, एटीट्यूड हमें फ़र्क रखना पड़ता है, रोल फ़र्क है। और फिर ये भी है कि बच्चों को उधर हम पढ़ना सिखा रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को एज अ प्रोफेशनल बिहेव करना सिखा, अपने आप का प्रोफेशनल करना सिखा रहे हैं। तो उस लिहाज से चीज़ें डिफरेंट गाइड गए थे। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे क्लासरूम से निकल के मेरी फर्म में, और अब तो मजे सीए करके जा भी चुके हैं, तो कितने सीए करके वहाँ से शुरू होते हैं और एंड तक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तक निकल चुके हैं। तो डिफरेंट रोल्स में उनकी भी रिक्वायरमेंट बदलती रहती है और हमें भी अपना रोल
According- मुझे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जो हैट है ना हो, उस हैट में अच्छा रोल परफॉर्म कर दूँ। बल्कि मुझे अभी एक स्टूडेंट का कमेंट याद आता, आप ही की फॉर्म का एक सीनियर होता था, मेरा स्टूडेंट था, ACC CA में दोनों स्टूडेंट रहा मेरा। वो बड़ा अच्छा क्रिकेटर भी था, हमने बहुत क्रिकेट के लिए इकट्ठे और कॉलेज के ज़माने में भी इकट्ठे खेलते थे। जब वो पढ़ता था मैं साथ होता था, हम इकट्ठे क्रिकेट भी खेलते होते थे, कॉलेज टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता होता, बड़ा एग्रेसिवली बच्चों के साथ बच्चा खेलता होता, उनके लेवल की क्रिकेट खेलता होता था मैं। उसने मुझे एक कमेंट दिया कि सर ग्राउंड में होते हैं ना तो हम बड़े आराम से बड़ा कंफर्टेबली आपसे बात कर रहे, तो बाद यू आर टीम मेट, जैसे ही क्लास में एंटर होते हैं तो हम आपको देखते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार तुम बदल नहीं जो कराओगे था। तो मेरी अल्लाह ताला ने थोड़ी ये दी है कि मैं अपना हैट बड़ी आसानी से अल्लाह का शुक्र एडजस्ट हो जाता रोल में आप फिट हो जाते हैं convict। कोशिश करता हूँ, बाकी आगे अल्लाह ताला बच्चे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ। ये तो मैंने एक बच्चे का कमेंट आया कि भाई क्लासरूम में आप उस्ताद होते हैं, उधर हमारा टीममेट होते हैं, तो बड़ा फ़र्क आपके पर्सनैलिटी में बड़ा हमें बड़ा अजीब सा लगता है बात को। वो बंदा जो हमारे साथ क्रिकेट खेल रहा था हमारा टीममेट था, यहाँ पे तो उस्ताद के रोल में आया तो टीममेट वाली बात ही नहीं। बिल्कुल ऐसी। तो मैंने कहा बेटा वो रोल की रिक्वायरमेंट आ गई, इस रोल की रिक्वायरमेंट टीम में पहले बातें शुरू कर दो, तो पढ़ लिया आपने, मुझे पढ़ाने दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर आज में आके तो इधर तरह फिर पढ़ाई वाली बात ही हो रही है। ऐसे ही है सर, आई अंडरस्टैंड। तो अगर मैं इसको बिल्कुल समराइज करूँ तो टीचिंग में और फर्म में मेंटोरिंग करते हुए दोनों तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है अगले को इधर एकेडमिकली या प्रोफेशनली कोच करना, लेकिन प्रोफेशनली साइड के ऊपर शायद अकाउंटेबिलिटी ना बच्चे से बढ़ के आ जाती है, तो फिर यू हैव टू बी अ बिट है तो मुझे मैं उसके रिजल्ट का डायरेक्टली ज़्यादा एट्रीब्यूटेबल है, आप ज़्यादा एट्रीब्यूटेबल हैं आप। अच्छा सर, तो आपने भी क्रिकेट मेंशन की और मैं बिल्कुल स्टार्ट में भी इसकी एक बिल्कुल झलक सी बताई थी कि आप ना कि सिर्फ एक एकेडमिक और प्रोफेशनल हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन भी हैं। तो सर इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग ऑन द रिकॉर्ड ओवर हियर, व्हाट इज़ योर एज सर? अच्छा वन क्वेश्चन, इज इट 50+? 50+ आपकी एज है और आप कौन कौन सी स्पोर्ट्स अभी खेलते हैं? अच्छा, मैं बचपन से मुझे ना जवानी से बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेली। मैंने फुटबॉल खेली, लॉन टेनिस खेली, बैडमिंटन बहुत खेली, टेबल टेनिस बहुत खेली, लेकिन एक स्पोर्ट्स जो मैं मुसलसल कैरी करता रहा हूँ दैट इज़ क्रिकेट। मतलब जो कहते हैं कि जो गो टू स्पोर्ट्स है मेरे की, यार ऑप्शन दी जाए कौन सी खेलें तो क्रिकेट, अदरवाइज क्रिकेट नहीं है तो जो मर्जी खिला लो, सब मैं खेलूंगा। ट्रेडिशनली जैसे पैडल स्पोर्ट्स भी आ गई, वो भी खेल। और किस फ्रीक्वेंसी पे क्रिकेट खेलते होते हैं आप? मैं एक पॉइंट अभी बनाना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्रिकेट ना मैं पिछले को 20-25 साल से बड़ा रेगुलरली हार्ड बॉल मैच एवरी संडे फॉर द जो हमारा जो प्रॉपर क्रिकेट सीजन 6 महीने तकरीबन 5-6 महीने आता है, वो तो मैं एवरी संडे खेलता हूँ। और एवरी संडे मैच खेलने के लिए पिछले कुछ अरसे से, जब से ज़रा एज थोड़ी बढ़नी शुरू हुई, आई फेल्ट कि आई नीड सम प्रैक्टिस एज वेल। जब एज थी ना 30s में, तो प्रैक्टिस के बगैर भी कोई मसला नहीं होता था। वो बचपन की इतनी एनर्जी इकट्ठी हुई थी, इतना स्टेमिना था, फिटनेस थी, चल जाता था। जैसे 30s में ऐसे 40s में एंटर हुआ तो लगा नहीं यार प्रैक्टिस के बगैर मुश्किल हो जाएगा, परफॉर्म करने का दिल करता था अच्छा खेले। तो अब मैं 1-2 दिन प्रैक्टिस करता हूँ और फिर संडे को मैच है। ये 6 मंथ्स तो ये पक्की रूटीन है, एवरी संडे आई हैव अ मैच। 25 साल से तकरीबन ये रूटीन है। 6 महीने के सीजन के ऑफ सीजन में मैं ओकेजनली नाइट क्रिकेट्स भी चलती है हमारी, हार्ड बॉल या प्ले हार्ड बॉल। मैं हार्ड बॉल फुल डे क्रिकेट खेलते हार्ड बॉल से? मतलब टेप बॉल फॉर फन कह लीजिए करता हूँ। या 20 साल से पहले, 25 साल से पहले मैं टेप बॉल ही ज़्यादा खेलता था, लेकिन 25 साल से हार्ड बॉल तो एक परमानेंट फीचर बन गया मेरा लाइफ का। मैंने क्लब क्रिकेट भी इस दौरान खेली है, मैंने क्लब मैचेस भी इस दौरान खेले हैं मैंने, और मैं क्लब के साथ अभी भी अटैच हूँ। मैं उनकी समझे साथ इनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें भी कोई ना कोई रोल, एडवाइजरी सपोर्ट का रोल प्ले करता रहता हूँ। बच्चों की मेंटोरिंग वहाँ पे भी जाता हूँ मैं, जब प्रैक्टिस करें तो वहाँ पे भी कोई रोल प्ले करता हूँ। मेरे क्लब के बच्चे भी मेरे साथ संडे को मैच में अक्सर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये क्रिकेट इज़ द गेम जो कि मुसलसल चल रही है। और जैसे मैंने कहा समर में हम नाइट क्रिकेट और ओकेजनली टेबल क्रिकेट में अभी खेलता हूँ। कोई फर्म के बच्चे कभी रख लेते हैं गेट टुगेदर, तो उनको पता मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे इनवाइट कर लेते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे वो भी खेलने में। और सर मैं जज कर रहा हूँ कि आप बैट्समैन हैं, और वो मैं इस तरीके से जज कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ऑब्वियसली मैंने ग्रीटेड यू, मैंने हाथ मिलाया तो आपकी ग्रिप बैट्समैन वाली थी। जिस तरह आपने हाथ दबाया था ना मेरा, ये बैट्समैन मुझे लग रहा है कि आपकी मेरा कैरियर जो है क्रिकेटर कैरियर मेरा, दैट वाज ऑलवेज एन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था मैं, हिटर हिटर और ऑलराउंडर था मैं। फिर वही होगा बिल्कुल, हिटर और ऑलराउंडर था मैं। और फिर मुझे याद है अपनी, मैं बच्चों को बताता होता हूँ, मैं बड़ा फास्ट बॉलिंग करते थे। हमारे ज़माने में ना ऑल लेग वाइड नहीं होती, जैसे भी में थोड़ा चेंज आ रहा है, ऑल लेग वाइड नहीं, इतना दे दिया, मार्जिन दे दिया, मार्जिन दे दिया। उस जमाने में मैं बात को, जब मैं 17-18 में जब अपनी पीक पे फुल जवानी में क्रिकेट खेल रहे होते थे, तो वहाँ पे
हाफ साइज होता था वाइड का, मतलब अगर फुल वाइड इतनी है ऑफ की तो लेग की इतनी वाइड होती थी, हाफ होती थी, हम लगाते थे। तो उस जमाने में याद है कि हमारा फास्ट बॉलर का टारगेट होता था कि भाई इसमें से गेंद गुजार कि इस गैप में इतनी तेज यॉर्कर मारना कि इधर से गेंद निकले के भला यहाँ पहुंचे, फ्लिक ना कर सके, फ्लिक ना कर सके। तो वो मतलब बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती थी। मैं बड़ा अच्छा खासा फास्ट बॉलर अपने जमाने में होता था। फिर हार्ड बॉल भी शुरू की, उसमें मेरा रोल यही बॉलिंग ऑलराउंडर का था। लेकिन फिर वो एज के साथ बहरहाल चीज़ें आती हैं, मेरे को इंजरीज आनी शुरू हो गई क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं होता था। संडे को जाके मैच खेल रहा कि मेरी बैक में इंजरीज आनी शुरू हो गई। टिश्यू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो स्पाइन वगैरह में इंजरी नहीं है, टिश्यू डैमेज आना शुरू हो गया। जब एकदम जोर लगाना तो रप्चर हो जाते हैं। फिर डॉक्टर ने कहा यार या तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करो और फिर खेलो क्रिकेट, बॉलिंग करो अगर करनी है, या फिर इतनी कंपेटिटिव ना करो। फास्ट बॉलिंग में जोर तो लगना ही है, स्पिन बॉलिंग हो जाती नहीं थी बॉडी। तो फिर ग्रेजुअली फिर मैंने कहा यार बॉलिंग को गुड बाय कहते हैं, बैटिंग पे तवज्जो देता हूँ। तो बैटिंग नंबर जो मेरा 6वां 7वां बॉलिंग ऑलराउंडर का नंबर था, उसको मैं फिर 1 2 3 में ले आया। Okay. और मैं टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता हूँ। और बॉलिंग अब भी मैं करता हूँ ओकेजनली, लेकिन जस्ट फॉर फन, जब टीम में कोई बॉलर नहीं है। जैसे पिछले दिनों मेरा टीम का मेन बॉलर एक मिस हो गया, तो मैंने नई गेंद से बॉल, बड़े इससे बाद मैंने फेंकी बॉल। मेरा विकेट कीपर बड़ा हैरान हो गया, सर आप तो बड़ी अच्छी गेंद करें। मुझे पता लग गया कि आप भी हमारे पास ऑप्शन है नई बॉल की। मैं कह इसी तरह की ऑप्शन कि जब कोई और ना हो तो चलो फिर मैं आने वाला तो मैं अवेलेबल, वरना मैंने अपनी कमर पे अपना बोझ नहीं अब डालता मैं। राइट। तो ओके। और सर आपने बॉक्स और स्पोर्ट्स भी मेंशन की, रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं ज़्यादा शौक से? मैंने रैकेट स्पोर्ट को ज़्यादा लगाया, बैडमिंटन बहुत खेली, अच्छी खेली, टेबल टेनिस बहुत खेली, अच्छी खेली। और मतलब मैं भी 2 स्पोर्ट मेंशन नहीं कर सका। साइकिलिंग मुझे उसका शौक है, वो भी मैंने रखी, वो भी कोई नहीं, मैं वो भी करता हूँ फिटनेस के लिए। मैं जिम जाता हूँ, ओकेजनली जब टाइम है जिम चले गए। तो जिम, बाइकिंग टूर्स वो मैंने अपनी लाइफ में छोटी मोटी करते रहते हैं शहर में, लेकिन 2 मैंने टूर, एक कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का, और एक स्कर्दू तक बाइक पे गया। वो लोगों को बताता हूँ, हैरान होते हैं यार कि यार स्कर्दू, वो भी अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी है 2 साल पुरानी बात है, मैं स्कर्दू गया हुआ था। वेरी इंप्रेसिव सर, वेरी इंप्रेसिव। तो वेल वो बस जहाँ मौका मिले। और मज़े की बात ये कि दोनों ट्रिप से मैंने बाइक की थे, मैंने अपने बेटे के साथ किए थे। ये ज़्यादा मज़े की बात थी कि मैं और मेरा बेटा हम दोनों गए थे। और वो गए भी इसलिए कि उसको शौक पैदा हुआ मैंने ट्रिप करना है, और वो मेरा दिल नहीं किया कि उसको गिले भेजूँ मैं, क्योंकि ही वाज नॉट दैट एक्सपीरियंस बाइकिंग का। तो मैंने कहा चलो फिर अपने बचपन का ख्वाब भी पूरा करते हैं। मैं भी चल रही चलता तेरे साथ यार, इकट्ठे चलते हैं। लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट माशाल्लाह। मतलब आई थिंक सर दिस इज एवरी मैन्स ड्रीम, ठीक है? मतलब XY years in the future, मतलब having a stable profession, following your hobbies and spending and making the best memories with your children. Yeah, I think this is every man dream though. माशाल्लाह सर, वाकई आप कहते हैं आपकी वालदा ने आपके लिए दुआएं की हैं। आई कैन सी दैट दे हैव मैनिफेस्टेड इनटू रियलिटी इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे माशाल्लाह। एक माशाल्लाह जरूर ऐड करना चाहूंगा कि ये मैंने कहा ना कि मैं 25 साल से एवरी संडे जा रहा हूँ। अब इंटरेस्टिंग बात है कि एवरी संडे यूजुअली 6 दिन काम कर रहे हो, संडे के दिन फैमिली डे होता है और मैं क्रिकेट खेलने निकल जाता हूँ। बात को आपने चपेट ही मार दी। ये जो बात है ना, अब इसमें फैमिली सपोर्ट बड़ी जरूरी होती है। राइट सर। मतलब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन वेरी ब्लेस्ड कि मेरी बेगम ने मुझे इस तरह के मामले में, जहाँ पे हेल्थ है, वो उनको भी पता है कि यार ये हेल्थ के लिए और ब्रेक ले जा रहा है, इसको जरूरी है हेल्थ के लिए। मतलब अगर मैं आवारागर्दी की बात करूँ उसको बड़ा बुरा लगता है। तो मैं जा रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ, सब फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जब फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज करके मैं हेल्थ एक्टिविटी के लिए जा रहा हूँ, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कभी माइंड नहीं किया, उसने मुझे सपोर्ट किया कि जरूर सर। सर आपने अपने बेटे का तो वो भी साथ क्रिकेट खेलता होता है? जी बिल्कुल, हम उनके टीममेट हैं। उसको मैं बचपन में 9-10 साल की उम्र से उसको रेगुलरली ग्राउंड में लेकर जाता था, उन्हें प्रैक्टिस कर, मैं इसको क्लब में भेजता था। तो माशाल्लाह अभी शौक उसको देर से हुआ आके, शौक उसको तकरीबन 2 सालों में पैदा हुआ। उससे पहले वो बस बाप ने कह दिया जाना तो चला जाता था, लेकिन अब 2 साल से माशाल्लाह उसको शौक पैदा हो गया। खुद वो प्रैक्टिस भी करता है, तैयार भी होता है, और एसके में माशाल्लाह वो जिम भी जाता है और टेबल टेनिस भी खेलता है। वो माशाल्लाह बाइकिंग का शौक इसी तो था, वो भी मुझे लेकर गया था। तो माशाल्लाह, तो हम सैटरडे को हम इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं, संडे को इकट्ठे मैच खेलते हैं। तो मैं ज़रा ऊपर टॉप ऑर्डर पे खेल रहा होता हूँ, वो हमारा मिडिल ऑर्डर में नंबर 4-5 पे खेल रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टीम में खेल रहे होते हैं। बेहतरीन। अभी तक हमारी कभी लंबी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा लगी, लेकिन इंशाल्लाह लग जाएगी वेरी सून सर, इंशाल्लाह। आई सी, वेरी इंप्रेसिव सर। मतलब आप एक आई कैन सेंस के जिस तरह आप बात करते हैं ना क्रिकेट के बारे में, टूर्स के बारे में, फैमिली के बारे में, यू आर ट्रूली पैशनेट अबाउट देम। मतलब वाकई बंदा जब पैशन के साथ किसी चीज़ के बारे में बात करता है तो इट शोज। सर अब स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे? आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स, ट्रेनीज नाउअडेज, दे डोंट फोकस ऑन देयर हेल्थ एट ऑल। आई माई सेल्फ वॉज वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स। आई रियलाइज्ड वेरी लेट डूइंग माई आर्टिकल्स के यार अब सेहत का भी ख्याल करना है। हम बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल के आदी हो चुके हुए हैं। मतलब पेट बाहर आ रहे हैं, 3-4 डबल चिन्हें बन चुकी होती हैं। तो लोग कहते हैं वी डोंट हैव द टाइम।
इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आपके पास कोई स्टूडेंट आके बोले सर मेरे पास टाइम ही नहीं है कोई अपनी स्पोर्ट्स करने का, कोई जिम जाने का, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसको? बेसिकली ना टाइम आपको इट्स अबाउट ऑल अबाउट प्रायोरिटीज कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अब अगर मेरी प्रायोरिटी में है कि मैंने कोई एक्टिविटी करनी है तो आई प्लान इट आउट। जैसे हम अल्लाह ना करे लेकिन हम अक्सर बात करते हैं कि यार दोस्तों में वैसे ही मिलते बैठते नहीं हम, लेकिन खुदा ना खास्ता को गमी का मौका आ जाए तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसी है। हमें पता है यार खुदा ना खास्ता हमारा कोई अजीज फोट हो गया है तो उसके जनाजे पे चले जाते हैं। अगर हमें पता लगे किसी रिलेटिव की हमारी शादी है तो हम टाइम निकाल के जाते हैं, लेकिन इन रूटीन हम टाइम निकालने के आदि नहीं, हम समझते नहीं वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आता है कि वैसे किसी से मिलने चले जाए। इसी तरह स्पोर्ट्स वगैरह में, फिटनेस में भी यही है कि हमारी रूटीन में हम आदि नहीं है कि हम अपना टाइम निकालें और इस इवेंट को, इस एक्टिविटी में टाइम स्पेंड करें। तो मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। और मुझे लगता है कि हेल्थ, मुझे अपने मरहूम फादर इन लॉ के कॉल याद आता है। वो मुझे ज़ाहिर बात है, वो मैं उस वक्त फादर था जब उन्होंने में इस बात की, उनका यार बेटा आप जो बेस्ट गिफ्ट अपने बच्चों को दे सकते हो ना, इट इज़ हेल्दी पेरेंट्स। ठीक है, खुद हेल्दी रहो, तुम भी खुश रहोगे, बच्चे भी खुश रहेंगे तुम्हारे। तो माशाल्लाह वो भी जब तक ख्याल रहे अपनी सेहत का, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, बिल्कुल फिट, स्लिम एंड फिट रहते थे, डाइट का ख्याल, एक्सरसाइज का ख्याल रखते थे। तो मेरी जुमला अक्सर आता है, मैं अपने दोस्तों को बताता रहता हूँ यार कि ख्याल रखो सेहत का। तो मेरे दोस्त आपको स्टेज में आ रहे हैं जहाँ पे अब वो किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को घुटनों के जोड़ों के दर्द है, मसले शुरू हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, कोई ख्याल नहीं किया सेहत का, ना वजन का, ना डाइट का। तो मैं तो यही एडवाइस करता हूँ। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा जो तरीका सेहत का ख्याल रखने का रहता है कि आप अपने आप को किसी स्पोर्ट्स में एंगेज करें। जैसे मैंने अपने आप को क्रिकेट में एंगेज किया हूं, तो मुझे पता मुझे एवरी संडे क्रिकेट खेलनी है, तो फॉर एवरी संडे आई हैव टू गेट माई सेल्फ रेडी कि संडे को मैच खेलना है तो भाई वजन मेरा ठीक होना चाहिए। संडे को मैच खेलना है तो हफ्ते में 2-3 दिन को रनिंग प्रैक्टिस, स्ट्रेचिंग कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तभी संडे को मैच खेलना है। Absolutely. तो मैं इसको इस तरह भी देखता हूँ कि जब आप स्पोर्ट्स में होते हैं ना तो आपको एक साइंस भी मिल जाते हैं। अरे खुदा ना खास्ता अगर आपकी कोई चीज़ डिटीरिएट हो रही है तो फिर परफॉर्मेंस में जो कमी आती है आप उससे महसूस कर जाते हैं कि भाई कोई गड़बड़ है मुझसे, तो आई नीड टू गेट इट चेक्ड थॉरली। तो मुझे लगता है कि हमारी एज में ये भी ज़रूरी है कि अपने आप को अपनी कैपेसिटी और सेहत के मुताबिक किसी एक्टिविटी में एंगेज करेंगे तो हमें अर्ली साइंस मिल जाएंगे और हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, बजाय खुदा ना खास्ता हम अननोटिस चीज़ें चली जाए, चीज़ें बिगड़ जाए हमारी सेहत में। तो हर लिहाज से मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। Absolutely, sir. और आपका फिटनेस दिखने में भी आप स्मार्ट लगते हैं। मतलब ये भी तो देखो ना कि सबसे बड़ा प्लस एडवांटेज तो यही है सर। दिखने में स्मार्ट लगते हैं, मतलब कि अगर आप स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स मैन है तो आपकी फिजिक ही हो रहा है, आप बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं है तो फिजिक की फर्क है आपकी। ऐसे ही मुझे इट लगता है शोज। कि आपकी इट्स ऑल मैटर ऑफ प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ को, पर्सनल हेल्थ को टाइम देना है। सर मेरे लार्जली तो यही क्वेश्चंस थे। अब मैं रैपिड फायर राउंड हमारा एक होता है, उसमें से देयर आर अ डजन क्वेश्चंस और उनमें आई विल आस्क यू दोज क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी एब्रप्ट एंड अ पॉलिश्ड मैनर। मतलब जहन में जो पहली चीज़ आती है आपने बोल देनी है। यू मे बिल्ड अपॉन इट इफ यू वांट टू, लेकिन सोच के जवाब नहीं देना, बोल के सोचना है आपने इसके बाद। ठीक, पहले बोल देना फिर बिल्ड ऑन कर रहे हैं। हाँ वो बिल्ड ऑन मैं कर लूंगा आगे आपने, लेकिन जो आपके जहन में चीज़ कैंडिड है आपने बोल देनी है। ठीक, आपके ख्याल में सर सीएस के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है? सीए बड़ा मुश्किल है। सीए बड़ा मुश्किल है, ओके। आप चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक क्या प्रेफर करते हैं? एनर्जी ड्रिंक तो मैं बच्चों को मना करता हूँ ना पियो यार, अनहेल्दी है। रिसेंटली मैंने सिर्फ गैटरोड वगैरह पीना शुरू किया, मुझे लगा कि इसमें कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं सुनने में आया, तो मैंने कभी स्पोर्ट्स खेलते इसको ले लेते। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कॉफ़ी अमूमन प्रेफर पढ़ने में, जागने में मुझे लगता है कॉफ़ी मुझे ज़्यादा सपोर्ट करती है, फोकस करने में और अलर्ट करने में। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट सीए में कौन सा है? मुझे सबसे मुश्किल जो पढ़ने में लगा था ना, क्योंकि मैं एनालिटिकल सब्जेक्ट में अच्छा होता था, न्यूमेरिकल में अच्छा होता था, मुझे प्रॉब्लम थ्योरी के सब्जेक्ट करते थे। उसमें भी थ्योरी में जैसे लॉ जो मैंने पढ़ा था ना, कॉर्पोरेट लॉ, उसने मुझे लत मार। कॉर्पोरेट लॉ, ऑडिट भी ना लॉजिक था। हमने ऑडिट का तो मैं बच्चों को थी वो भी थ्योरी, लेकिन मैं बच्चों को कहता है हमारे ज़माने में ऑडिट ऐसा था कि मेरी ट्रेनिंग KPMG से है। मैंने कहा मैंने ऑडिट के फाइनल के एग्जाम के लिए लिटरली सिर्फ 2 नाइट्स प्रिपेयर किया था, सिर्फ 2 रातें मैंने लगाई थी। और आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि यार जितना हमने प्रैक्टिस कर लिया ऑडिट, मुझे इसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। और हम चलो बिल्कुल ऐसे ही हो कि सिर्फ 2 रातें लगा के आई वाज वेरी मच एबल टू पास द पेपर इजीली। राइट। लेकिन कॉर्पोरेट लॉ, दैट वाज हेल्प। अगर सीए ना करते तो क्या करते?
हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा, मुझे ना कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं क्या करूं। जैसे मैंने कहा, मुझे तो चीजें, इवन टीचिंग प्रोफेशन की बात करूं, टीचिंग आपको करते तो अट्रैक्ट क्या किया चीजों ने अपने चीजें तरफ। मुझे हाँ बहुत खींचती हैं। मैं कभी सोचने का मुझे मौका ही नहीं मिला कि कभी Yes. इधर चले जाओ, इधर खींचा तो इधर चले गए। सब पता नहीं, मुझे जिंदगी अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि मैं विद द फ्लो चलता रहा हूँ। मैं टीचिंग की बात कर रहा हूँ। मैं टीचिंग में आने का, ऑल्दो मेरी फैमिली में टीचिंग प्रोफेशन, और मेरी वालदा स्कूल टीचर थी, गवर्नमेंट क्वीन मैरी स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ से रिटायर्ड है। मेरे भाई भी पार्ट टाइम टीचिंग करते रहे हैं। मेरी फुफू माशाल्लाह वो प्रिंसिपल गवर्नमेंट एक कॉलेज इस्लामिया कॉलेज वुमेन्स के वहाँ थे, प्रिंसिपल रिटायर्ड है। तो टीचिंग, मेरी सिस्टर शी इज वर्किंग एज अ टीचर, एम फिल जिन्होंने किया, वो ग्रेड 18-19 में टीचर है। प्राइमरी आपका टीचर है, सेकेंडरी आपका सीए है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जब टीचर नहीं था तब मैं अपने स्कूल टीचर की लाइफ कभी सोचता था ना, तो मैं कहता था यार बेचारों की क्या जिंदगी है। पिछले साल भी सितंबर में यही टॉपिक पढ़ा रहे थे, इस साल भी सितंबर में वही टॉपिक पढ़ा रहे, क्या जिंदगी है इनकी। अच्छा, मेरे अल्लाह ताला ने मेरे अल्फाज मेरे सामने इस तरह लाया कि मैं 9 बजे जो टॉपिक पढ़ा रहा होता था ना, वही टॉपिक 11 बजे भी पढ़ा रहा होता था। एक ही सब्जेक्ट को 3 दफा पढ़ा रहा था। मैं उसको एक साल में पढ़ाने पे बेचारे को 10 खाता था। वो आप एक दिन में एक दिन में पढ़ा रहे थे। एक दिन में 2-3 दफा एक टॉपिक पढ़ा रहा होता था मैं। मल्टीपल बैचेज होते थे, तो फिर वो इसी में जब हम करते थे तो उस तरह होता था। तो वेल, इट वाज नेवर प्लान। तो मैं कहूँगा कि मैं कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला क्या करते। लेकिन अब अगर मैं हाइंडसाइड में जाकर सोचूं कि यार अगर चॉइस मिलती है और मुझे कोई और, जैसे इस वक्त तो चॉइस, प्रोफेशन की चॉइस में रोजगार भी था ना, कि भाई रोजगार ही कमाना है। तो अगर रोजगार ना कमाना तो शायद मैं क्रिकेट को परसू करना चाहता था कैरियर, कि यार मुझे पैशन है। तो मेरा दिल करता है कि पैशन में अगर आपको रोजगार मिल जाए तो क्या तो क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसे। सर, कोई इस तरह की बात किसी स्टूडेंट या ट्रेनी ने की हो जिसको सुनकर आप एकदम सरप्राइज हो गए हैं, कोई आपके बारे में कोई चीज सुनी हो आपने इस तरह की? अच्छा, मैं मतलब नॉर्मली मेरी वैसे मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, बातें तो बच्चे करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं कहूँगा मेरी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। और लेकिन शौक वाली बात मैं अभी, बल्कि अभी जो रिसेंट बात मुझे याद आई है, तो मतलब हम अभी बात करते आ रहे थे कि बात का बच्चे ना आजकल हमारे टीचर्स को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, सम उनके रोल को। हम जब पढ़ते थे ना तो उसकी रीज़न भी फ़र्क है। तो हम अपने ज़माने में टीचर्स का एक रोल, जैसे मैं तो टीचर्स की जनरेशन में देखो तो जाफर साहब मेरे साथ है, वो एक जनरेशन है, मकबूल साहब मेरे साथ, वो दूसरी, वो जनरेशन एक अलग जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में तो उनके यंग एज का बेस्ट स्टूडेंट। फिर इनसे आगे चले तो मेरे ही कितने स्टूडेंट हैं जो सब मार्केट में पढ़ा रहे हैं, वो मेरे स्टूडेंट हैं। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो इस वक्त टीचिंग प्रोफेशन में इंगेज है। तो एक चीज़ जो हम फील करते हैं ना कि वो रिस्पेक्ट जो एक टीचर की हमारे ज़माने में हम अपने उस्तादों करते थे, अभी भी करते हैं, वो सम हो कोई वैनिश होती जा रही है, उड़ती जा रही है, रोड होती जा रही है। तो इसलिए कोई बच्चा ऐसी कोई बात करता है तो जो वाकई दिल को टच कर जाए। जैसे अभी मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मुझे अभी आने से पहले यहाँ से मैं जो 10 मिनट लेट हो गए, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो मुझे मिलने आई थी, उनको मैं 2 सब्जेक्ट मुझसे पढ़ रही हैं, तो वो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ आज। उसने मुझसे टाइम लिया था मिलना है, तो मैंने उसको फिर एंड में उठने लगा तो सर 5 मिनट और चाहिए, सवाल सारा पूछ लिए, किस लिए सर आपका शुक्रिया अदा करना था। तो उसने जनाब फिर एक गिफ्ट निकाला, फिर दूसरा गिफ्ट निकाला, गिफ्ट, और जब सबसे खूबसूरत ने गिफ्ट का लगा कि बिल्कुल एक उसने डायरी मुझे दी है जिसपे उसने मेरी पिक्चर वो करवाई हुई है, लेज़र कटिंग से प्रिंट हुई हुई है, और नीचे उसने पूरा एक मैसेज थैंक यू का लिखा हुआ है। तो मतलब इस तरह की चीज़ होती है जो बात का टच कर जाती है, टच यू बिल्कुल यार ये मतलब बच्चों के इस तरह के कमेंट्स और उनके कॉम्प्लीमेंट्स हो जाते हैं। राइट सर। सर आपको, आप फूडी हैं, खाने का शौक है आपको? मैं कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये हो सकता नहीं कि खाने का शौक ना हो। खाने का बहुत शौक है मुझे। तो आपका फेवरेट कुजीन कौन सा खाने में? मेरा शौक ना बड़ा अजीब सा खाने का। मैं अक्सर मेरी बेगम से कहता हूँ, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें फरमाइश करके अभी खाना पकवाया हो, वो भी कश्मीरी फैमिली से है, बड़ा अच्छा खाना पकाती है माशाल्लाह। तो वही कहती है नहीं, मेरा खाने का शौक यह है कि बस अच्छा खाना हो। जब अच्छा खाना होगा मैं तो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली खा लेंगे और बहुत ज़्यादा खा जाऊंगा। जब खाना एवरेज है या मतलब एक सादा खाना तो फिर मैं सादा हाथ रोक के खा लेता हूँ, लेकिन अच्छे खाने पे हाथ में रुकता है। मैं कोई बहुत ज़्यादा फरमाइश करके नहीं खाने वाला, मैं हर चीज़ ही खा लेता हूँ। जो चीज़ अच्छी पकी हुई है आई लाइक इट, वो बटन है, चिकन है, वो देसी है, वो चाइनीज़ है, वो अच्छा है तो खा लेंगे, वो अच्छा है तो खा लूँगा। मतलब मैं कोई चूज़ ही नहीं। मतलब हम कभी बाहर भी जाते हैं, मुझसे पूछा क्या खाना है, मैं कह मैं कहीं पर भी ले जाऊँगा, आप देखो आपका दिल करता है तो आप बताओ आपने कहाँ जाना, मुझे कहीं भी ले जाओगे मैं खा लूँगा। राइट सर।
तो सर मूवीज या म्यूजिक का शौक है आपको? म्यूजिक बचपन में बहुत सुनता होता था, लेकिन अब तो बहुत अरसा हो गया, कभी नहीं सुना। और मूवीज यस मैं ओकेजनली देखता रहता हूँ, लेकिन वो भी कोई प्लान करके नहीं। जब ब्रेक है, कभी टाइम मिला तो ऐसी नेटफ्लिक्स पे नजर डाली, कोई नई आई हुई, कोई लगे कि कोई नई या पुरानी जो भी है, जिसमें लगे कि यार इसका थोड़ा सा उसका प्ले किया और लगा कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा सी कैप्शन पड़ी लगी, तो मैं मूवीज देख लेता हूँ। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है टू डेट, जो आप कहेंगे कि क्या ही फिल्म थी ये? अच्छा, ये बदलती रहती है। वैसे मैंने रिसेंटली सीरीज बहुत ज्यादा देखी थी, और मुझे एक सीरीज जो बार बार देखने को दिल कर, जिसके नेक्स्ट सीजन को मैं इंतजार करता हूँ, दैट वाज द लॉस्ट किंगडम। वो मुझे बहुत ज्यादा मजे की लगी थी। मतलब इस तरह के जो पुराने सीरीज है ना, वैसे Yes, yes. वो मुझे बड़ा मजे की लगी। वो लॉस्ट किंगडम मतलब इट इज अ ड्रामेटाइज्ड डॉक्यूमेंट्री बेसिकली। बहुत जबरदस्त सीरीज थी। मुझे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड उसका अगला सीजन को आया था, उसको 5-6 सीजन में सारे देख चुका हूँ, तो आई लुक फॉरवर्ड कि वो अगर आए उसका अगला सीजन तो मैं देखूँ। मुझे मजे की लगी थी बड़ी। ठीक। वो पता नहीं जहन में रही, देखी तो बहुत है, लेकिन वो एक जहन में रुकी हुई है कि नहीं यार इसका अगला सीजन आएगा तो वो जरूर देखना है। कब आता है ये नहीं पता, साल डेढ़ दो। वो तो इट्स अ कमर्शियल मैटर, हाँ। अलग आ ही जाए देखे। ना आए, लेकिन पता नहीं जहन में बोलो तो फौरन मेरे नाम बोल द लॉस्ट किंगडम आया था फर्स्ट, आई सी। तो सर दैट वाज प्रिसाइजली द कंक्लूजन ऑफ अ रैपिड फायर राउंड। और इसके अलावा सर मेरी तरफ से सवाल यही, अभी और भी बड़ी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन वो मैं आईड लाइक टू कैरी दिस ऑन इन अ डिफरेंट सेटिंग सम टाइम इंशाल्लाह ताला। यू हैव बीन अ वेरी जेंटल गेस्ट, आई एंजॉयड इट थरली। कोई इस तरह की चीज़ जो आप अब क्लोजिंग में कहना चाहें बिफोर आई प्रोसीड टू फिनिशिंग? नहीं, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत मजा आया मुझे आपसे गपशप करके, और फिर बात हुई कि आपने माशाल्लाह एक स्पोर्ट्समैन है, तो स्पोर्ट्समैन के साथ बात करके ज़रा आप फील करते हो कनेक्शन। तो बाकी मैं एक जनरल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए एक मैसेज जो मैंने बीच में ही बातों में कह दिया कि स्टूडेंट्स शुड लर्न टू टेक केयर ऑफ देयर इमेज, अपने इमेज इंप्रेशन जो अपने रखते हैं, Impression का ख्याल रखना चाहिए उनको। और इसमें एक जो चीज़ मैं नोट करता हूँ ना, हमारे बल्कि आपसे भी किसी मैंने डिस्कशन में बात सुनी कि हमारे बच्चों ने ना पढ़ाई और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस छोड़ दिया हुआ है। जो पढ़ाई पे है वो पढ़ाई पे लग जाता है, जो काम पे है वो काम पे लग जाता है, बैलेंस नहीं रख पाता। बैलेंस बड़ा जरूरी है, तो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करें और काम के वक्त काम करें, और दोनों चीज़ों में एक्सेल करें, क्योंकि हम प्रोफेशनल जो है वो सिर्फ डिग्री के सर पे नहीं चल सकते। ऐसी है सर। डिग्री इज अ वाइल्ड कार्ड कि आपको कोई सीट पे लाके बैठा देगा, ठीक है पढ़े लिखे हो बैठ जाओ। अब आगे आपने किस ट्रैक पे चलना है, कितनी तरक्की करनी है, कितनी इज्जत पानी है, किस पीक तक जाना है, वो डिपेंड करता है आपने काम कितना सीखा हुआ है। और काम सीखने के लिए समहाउ जो आर्टिकल्स की लाइफ होती है ना, दैट इज द बट फर्म लाइफ, बिल्कुल उसको मैं इस एक्सटेंड करता हूँ, जो फर्म में स्टे है दैट इज द बेस्ट टाइम, कि वहाँ पे हर बंदा आपको सिखाना चाह रहा है ताकि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सको ऑफिस में। जब वहाँ से निकल जाते हैं इंडस्ट्री में चले जाते हैं, सब वो बड़ी कम इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलते हैं, जो आपको लोग सिखाने के लिए बैठे हैं वहाँ पे। वो कहते हैं काम जो सीखा हमें उसका फायदा पहुंचाओ, सीखने की बात ना करो। अगर तुम्हें सिखाना हो तो हम जूनियर हायर कर लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया है एक सीनियर रोल के लिए, तो सीनियर रोल में फिर सिखाने वाला काम वो वहाँ पे हम कम मिलते हैं। होती है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को दे शुड मेक बेस्ट ऑफ देयर फर्म लाइफ। उसमें मैक्सिमम चीज़ें सीखें और बैलेंस करके चलें, और कोशिश करें उसमें जो अपनी जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज उस पीरियड में कटेल करें, और मैक्सिमम स्टडीज को और ऑफिस वर्क को टाइम दें, और इसमें बैलेंस लेके चलें। इसका मुझे लगता है कि बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। I second that entirely. So thank you so much sir for your time, and with that being said, a बिल्कुल brief summary, something for you to take home all of you. देखें, सर ने बिल्कुल ठीक तरीके से ये फरमाया कि बैलेंस स्ट्राइक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले वो काम प्रोफेशन के अंदर हो, वर्क लाइफ, दोनों का आपस का बैलेंस हो, इट इज़ ऑफ पिवटल इंपॉर्टेंस। और या तो ये बात कुछ तरह का बंदा करे जिसका इस चीज़ में कोई तजर्बा नहीं है, तो हम आगे से बोलें भी यार तू आप करके वखा पहले। लेकिन लुकिंग एट सर, लुकिंग एट हिज पोर्टफोलियो, उन्होंने बड़ी तफसील से अपनी रूटीन भी हमारे साथ डिस्कस की। Who better to give us this lesson than sir himself? I myself am going to focus on these things, even though I do believe कि मैं एक certain level तक balance strike कर लेता हूँ. There's a lot even I can learn from the likes of sir. तो thank you so much for your time everyone. Sir एक दफ़ा दोबारा आपके आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़. Take good care of yourself sir. अल्लाह हाफिज़.